नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आपके सामने हाजिर हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 के बेस्ट 80 क्वेश्चंस लेके। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, मैथ्स के लगभग उसमें 700 सवाल आए। मैंने वो सारे टाइप करवाए इंग्लिश में, हिंदी में, फिर उनको मर्ज करवाया। फिर मैंने खुद बैठ के रिसर्च करके उसमें से लगभग 80 सवाल छांटे हैं, जिनका मैं आपको इन वीडियो में पार्ट वाइज सॉल्यूशन करवाऊंगा। और पेपर को मुझे देखते हुए पता चला कि वैसे क्वेश्चन आसान है और हमारी शीट में सारे सवाल ऑलरेडी डले हुए हैं, लेकिन जो बच्चा सीधा डायरेक्टली कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसके लिए मुश्किल है, आसान नहीं है पेपर। ठीक है भाई, जो बच्चा सीजीएल सीएचएसएल बहुत ज्यादा पेपर दे चुका है, 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि उसके लिए आसान लगे चीजें, लेकिन जो अभी 4-5 महीने पहले पढ़ना शुरू किया, जिसका गणित कमजोर है, उसके लिए तो पेपर ये मुश्किल लगा होगा। और जो मैंने 80 सवाल छांटे हैं बेस्ट, ये और अच्छे लेवल के हैं। इनमें लैंग्वेज भी मुश्किल है, कैलकुलेशन भी बढ़ाई गई है, ठीक है भाई, और घुमा फिरा के भी लिखा गया है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा और ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा सवालों को करने के, जो एक्चुअल में एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं और आपको पेपर में वैसे परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, मैं अलग अलग एग्जाम के बेहतरीन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाता हूं। हमने इसरो का पेपर का अभी सॉल्यूशन कराया, हमने सीआईएसएफ के पेपर का सॉल्यूशन कराया, और अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर्स का बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा इस वीडियो में। यह वीडियो 2024 में जितने भी पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। दिल्ली पुलिस में तो काम आएगा ही, यूपी पुलिस के पेपर में, पुलिस का जो भी पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन मस्ट डू है, हर बच्चे को जरूर एक बार करके जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस सेशन है, तो आप इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह लें, इसमें कोई बेसिक का रोना नहीं करा जाएगा भाई साहब। ठीक है, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। इन सारे 80 क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करवा दूंगा, मैथ्स बाय गगन प्रताप। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है ना। वैसे मैं दिल्ली पुलिस के सारे पेपर्स की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूं, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन गणित के अच्छे बेस्ट 80 सवाल छांट के मैं और वो पीडीएफ बनवा के भी इसी चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है ना। हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी टेलीग्राम चैनल पे आती है। ठीक है ना। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट है, आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो, मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा मुझे सवाल करवाने में और आपको करने में। इंजॉय करो बेटा, जब तक आप गणित को इंजॉय नहीं करोगे, आप गणित के कनेक्ट करना नहीं सीखोगे, आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगी, आप बार बार चीजों को भूलते रहोगे। एंजॉय करो, इससे मजेदार तो कुछ चीज है ही नहीं। सवाल नंबर 1 बताएं। जो बच्चे हमसे कैरिबल एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं वो कहेंगे सर ये तो मेरा सगे वाला है, क्योंकि ये सारे सवाल हमने ऑलरेडी करवाए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो शीट में ना डाला हो पहले से। ए डिसऑनेस्ट फाइनेंशियर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 4 months फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। इफ ही चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 3%, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स। क्या है इस सवाल में मोए मोए हो चुका है ग्राहक के साथ, पता है कैसे? एक बेईमान फाइनेंसर ये दावा करता है कि मैं पैसा साधारण ब्याज पर उधार देता हूं, दावा ये कर रहा है, लेकिन वह मूलधन की गणना करने के लिए हर 4 महीने में ब्याज भी शामिल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हर 4 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको प्रिंसिपल में, उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल वो बना देगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं है बेटे, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगा रहा है। हर 4 महीने में जो भी ब्याज आएगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना दे रहा है। ब्याज ले रहा है 3% पर एनम, लेकिन आपसे पूछा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। भाई 1 साल में कितना ब्याज वो ले रहा है? 3%। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। कितना मेरे दोस्तों? 12 महीने। अब 12 महीने में 4-4 महीने की कितनी साइकिल बन जाएंगी? 3 साइकिल। 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 साइकिल बन जाएंगी। आप मुझे बताओ, ये जो ब्याज होता है पर एनम बताया जाता है, अगर 12 महीने में 3% ब्याज है तो ब्याज 4 महीने में कितना होगा? 1%। 4 महीने का मतलब क्या होता है? 1/3 ईयर। तो अगर 1 साल में 3% ब्याज है तो 1/3 साल में क्या होगा? 3% को 3 से भाग देंगे, 1%। यानी कि हर 4 महीने में 1% 1% 1% ब्याज लगेगा। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 111 का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब 111 का कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकालोगे, 11 का जब आप इफेक्टिव निकालोगे, तो भैया 3 से तो बड़ा ही आएगा। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। क्या सिखाया हमने भैया? आपको शॉर्टकट पता है कि पहले तीनों को जोड़ो, 1 + 1 + 1, पहले तीनों को जोड़ो 3, फिर 2 की गुणा बटे 100, 1 गुणा 1 1 गुणा 1 1 गुणा 1, 3/100, 3/100 आ जाएगा मेरे दोस्तों 0.03।
फिर तीनों की गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1/10,000, 1/10,000 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों ये? तो ये आपका ब्याज हो जाएगा, जो कि होता है अप्रोक्स में 3.03%। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। ठीक है ना। हालांकि ये सवाल का डाटा इतना आसान था कि आपको ये कुछ चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, मेंटली कर सकते हैं कि 111 का सक्सेसिव आपको यहां से निकालना है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल, भयंकर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। 3 प्राइम संख्याओं का योग 72 है। इन संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 24 ज्यादा है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया। 3 प्राइम संख्याओं का योग 72 है। 3 प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है मेरे प्यार भी? 72, 72। चलिए, बोला एक संख्या दूसरी संख्या से 24 ज्यादा है तो उनमें से एक संख्या कौन सी होगी? बात को सुनिएगा। प्राइम नंबर जानते हैं जो या तो एक से कटते हैं या खुद से कटते हैं, मतलब जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। दो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। 3 प्राइम नंबर है, 1 से कटेगा 3 से। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, या जैसे कि 13 1 से कटता है, 13 से भी कटता है। यानी कि 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर आप देखोगे तो ऑड विषम संख्याएं होती हैं। अब 3 प्राइम नंबर को जोड़ के मेरे दोस्तों क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। 72 एक इवन नंबर है। लॉजिकल सवाल है। देखिए, अगर मैं तीनों प्राइम नंबर ऑड लूंगा, तो 3 ऑड संख्याओं को जोड़ के तो ऑड आएगा, 3 ऑड संख्याओं को जोड़ के तो ऑड आएगा। जैसे भाई ये 3 ऑड नंबर, इनको जोड़ूंगा ऑड आएगा। देखो, चाहे 3 5 8 7 15। 3 विषम संख्याओं को जोड़ के विषम आएगा, यानी कि तीनों संख्याएं ऑड नहीं हो सकती। एक मुझे कोई इवन लेना पड़ेगा। अभी ऑड में ऑड जोड़ूंगा इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ूंगा तभी तो 72 इवन नंबर बन पाएगा। यानी कि एक प्राइम नंबर इनमें इवन लेना पड़ेगा, और एक ही इवन प्राइम नंबर मेरे पास होता है 2। यानी कि मेरे दोस्त इन तीनों प्राइम नंबर में से एक संख्या आपकी 2 होगी। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। और बोला यह गया है कि इन संख्याओं में एक संख्या दूसरी से 24 ज्यादा है, यानी कि बाकी दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों वो 24 है। बोलो ठीक है भाई, क्लियर है? इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है मेरे दोस्तों 24 है। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, वैसे इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? अगर 72 इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 72, तीनों संख्याओं का योग 72 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? इन दोनों का योग होना चाहिए 70। 2 + 70 72 हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। और बोला है कि एक संख्या दूसरे से 24 ज्यादा है, यानी कि मेरे दोस्तों इन दोनों संख्याओं का योग 70 है और इनका डिफरेंस 24 है। तो एक संख्या क्या आएगी? जोड़ के आधा कर दो। 70 24 94 का आधा 47। दूसरी क्या होगी? घटा के आधा कर दो। 70 - 24 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 46। 46 का आधा 23। यानी कि एक संख्या 2 है, एक 23 है, एक 47 है। 47 ही ऑप्शन में दिया हुआ है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। पूछा ना उनमें से कोई एक संख्या, तो एक संख्या 47। तीनों संख्याएं पूछेगा तो 2 23 और 47 से तीनों संख्याएं हैं। जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे, बेहतरीन क्वेश्चन। गोपी ने एक वस्तु उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 पर खरीदी। यदि उसने इसे सेलिंग प्राइस से 20% दाम पर बेचा होता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? सेम क्वेश्चन हमारी शीट में डाला हुआ भाई साहब, जिम्मेदार सवाल है। गोपी ने एक वस्तु उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 पर खरीदा। 7/8 बटे 8 आ रहा है ना, तो मैंने मान लिया कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 8 है। तो गोपी ने वस्तु कितने में खरीदी है? 7 में। गोपी ने वस्तु कितने में खरीदी है? सेलिंग प्राइस 8 है, तो 8 का 7/8 करूंगा तो 7। गोपी ने वस्तु खरीदी 7 में। बोला सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा में बेचता तो कितना प्रॉफिट होगा? सेलिंग प्राइस से 8। अब 8 से 20% ज्यादा क्या होता है? 8 का 20% होता है 1.6। 8 से 20% ज्यादा करेंगे, 8 का 20% 1.6 होता है। 8 में 1.6 जोड़ेंगे 9.6। यानी कि 7 रुपए का सामान अगर 9.6 में बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 2.6 का प्रॉफिट होगा। 7 रुपए के सामान पर परसेंटेज में कितना होगा? इंटू 100% ही आ जाएगा। 0 से 260/7 आएगा। ठीक है भाई, तो बटे 7 आना चाहिए। 7 या 21, 5 बचेगा, तो 7 7 49, तो 37 बार जाएगा। अप्रॉक्स ए ऑप्शन आंसर है। 37 पॉइंट समथिंग आएगा।
क्लियर है? अच्छा, आसान सवाल था। चलिए, अगर आप ऐसे ही और आसान आसान सवाल प्रैक्टिस करके, आसान क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड हर एक टाइप का सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खासकर सीजीएल वाले बच्चे, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल का, सीपीयू का, एमटीएस का। हालांकि सभी में अब एग्जाम का लेवल एक जैसा ही है, पैटर्न भी एक जैसा ही है, एग्जामिनर का पूछने का तरीका भी एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके एटलीस्ट पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर बनाएं। सारे सवाल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हर एक टाइप का आप एक एक दो दो सवाल सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपके मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट में नंबर तभी बढ़ेंगे जब आप सारी वैरायटी को जानते रहोगे। ठीक है, तो इसी तर्ज पे हमने एक बुक्स की सीरीज बनाई है प्रैक्टिस किंग के नाम से, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, जिसमें हमने सीजीएल के प्री के 5 साल के 3000 बेस्ट क्वेश्चन डाले हैं। सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग, जिसमें मैंने सीएचएसएल के बेस्ट सवाल डाले हैं पिछले 5 साल के। इसी तरीके से मेंस के लिए अलग है, बहुत पतली सी किताब है जिसमें मात्र 1000 क्वेश्चन है। ये ऐसी पतली पतली किताबें हैं जो 1 महीने के अंदर खत्म की जा सकती हैं, मतलब 1 महीने में आप यहां से वहां पहुंच जाओगे गणित में। और इसी तरीके से सीपीओ के लिए सीपीओ प्रैक्टिस किंग है बच्चों। कंसेप्ट के लिए अलग से मैथ्स कंसेप्ट किंग है, जिसमें गणित के सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो आप इन बुक्स को अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी कर सकते हो, आपको लोकल ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल जाएगी। इनकी पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री डाली है सभी बच्चों के लिए। ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर 4 बोला, दो संख्याओं का योग 1904 है, उनका एचसीएफ 56 है। द नंबर ऑफ सच नंबर पेयर्स, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिनका एचसीएफ 56 हो और योग हो 1904। अगर दो संख्याओं का मेरे दोस्तों एचसीएफ 56 है तो संख्याएं क्या होंगी मेरे दोस्तों? संख्याएं जो होंगी वो होंगी 56x और 56y। अगर संख्याओं का एचसीएफ 56 है तो संख्याएं क्या होंगी? 56x और 56y। लेकिन जहां x और y क्या होंगे? आपस में को प्राइम होंगे, सहभाज्य, यानी कि x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सवाल के अनुसार संख्याओं का जो योग है 1904 है। संख्याओं का योग कितना है? 56x में 56y जोड़ूंगा तो 56 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस y बराबर 1904। ठीक है, बताओ कितनी बार जाएगा? ठीक है भाई, 56 तिया 168, 22 बचेगा 224, फिर 4 बार चला जाएगा यानी कि 34। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 34 आ गई मेरे प्यारे भाई, 34। यानी कि मेरे प्यारे भाई आप कहोगे सर इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल दो है, सॉल्व कैसे करें? एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है, एक कंडीशन ये भी तो है कि x और y इंटीजर होने चाहिए। x और y ऐसी दो संख्याएं होंगी जो आपस में को प्राइम और सहभाज्य, सहभाज्य संख्या जानते हैं जैसे कि 9 और 14 को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें 9 और 14 में कुछ कॉमन नहीं है। ये एक के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं जो 9 और 14 दोनों को काटता हो, तो इनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अभी आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, टाइम टेकिंग सवाल है। ऑप्शन है 4 9 8 3। भाई अगर x1 लेंगे तो y मेरे दोस्तों 33, देखो को प्राइम नंबर है। अगर मैं x2 लूंगा तो y 32 होगा, 2 32 को प्राइम नहीं है क्योंकि इनमें 2 कॉमन है। इसी तरीके से 3 31, 3 31 भी को प्राइम आ जाएगा बेटा, 3 31 है ना, 3 31 जोड़ के 34 आता है, को प्राइम है। 4 30 नहीं होगा, 5 29 हो जाएगा, 5 29 अभी, 6 28 नहीं होगा मेरे दोस्तों, 7 और 27 हो जाएगा, 7 और 27 को प्राइम है, 8 8 के साथ नहीं बनेगा, 9 25 हो जाएगा, 9 25 को प्राइम है मेरे दोस्तों, 10 नहीं बनेगा, फिर 11 21 को प्राइम बन जाएगा, 11 21 ज्यादा लिखो मत अभी, 11 बनेगा और आपका 23 बनेगा, सॉरी 11 23 बनेगा को प्राइम। ठीक है, 11 के बाद 12 नहीं बनेगा भाई, 13 और 21 को प्राइम बन जाएगा, 13 21 34 होता है। 13 के बाद 14 20 नहीं बनेगा, 15 19 34 को प्राइम बन जाएगा अभी, 16 18 नहीं, 17 17 को प्राइम नहीं बनेगा, 17 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर 19 15 यानी कि यही रहेगा, फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पेयर हैं, सी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल है भाई, कांस्टेबल वाला बच्चा डर जाएगा कि सवाल सही भी बनाए, इतना लंबा सोचना पड़ रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, रास्ता नहीं कुछ आपके पास। सवाल नंबर 5, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का मसालेदार सवाल। यदि x बराबर 5 है, y बराबर 8 है, तो निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। रखिए वैल्यू, पहले तो आपको यहां पे x y में नहीं, पहले आपको फ्रैक्शन निकालनी पड़ेंगी। वैल्यू रखो, x की 5 y की 8, तो 5 और 1 6, y की जगह 8, 8 माइनस 1 7, 5 दूनी 10 और y की जगह 8, 8 दूनी 16 माइनस 3 13, y की जगह 8, 8 और 1 9, x की जगह 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 9,
तो 9/9 1 हो गया। y की जगह 8, 8 1 9 और x की जगह 5, 5 दिया 15, y 8, 15 - 8 7। जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा यही है क्योंकि ये तीनों, ये 1 है, ये 1 से छोटे हैं, ये 1 से छोटे हैं, ये 1 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा है चौथा y + 1 बटे 3x - y, ये सबसे बड़ा है। ठीक है भाई, फिर उससे छोटा है मेरे दोस्तों ये वाला है 1, यानी कि y + 1 बटे 2x - 1, y + 1 बटे 2x - 1, ये भी नहीं है। अच्छा, इन दोनों में ये देखो, ये कितनी बार जाएगा, ये 7 8 56 अप्रोक्स 0.8 है, कितनी बार जाएगा, 13 7 91 0.7 है, तो यानी कि ये सबसे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है 10/13, यानी कि सेकंड वाला। 2x/2y - 3 ये भी नहीं है, 2x/2y - 3 ये सबसे छोटा आ रहा है, सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है ना। तो हमने बच्चे क्या करा, हमने ऑप्शन से चेक किया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, मजेदार सवाल है। एक आदमी 2 वस्तुएं 5,000 रुपया में बेचता है जिसमें कुल लेन देन में कोई हानि या कोई लाभ नहीं होता है। एक आदमी 2 वस्तुएं 5,000 रुपए प्रत्येक, एक आदमी 2 वस्तुएं बेचता है और दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,000 में, 2 वस्तु बेची, ये भी 5,000 की, दूसरी भी 5,000 रुपए की। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई से लाभ हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% लॉस पर बेचा है तो दूसरे को कितने प्रॉफिट पर बेचा जाता है। बहुत बेसिक सवाल भाई, एक आदमी ने 2 वस्तु बेची और दोनों को ही 5-5 हजार रुपए में बेचा, यानी कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। ये 5,000 का सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं, बस ये लाइन से हमें ये पता चलेगा कि 2 वस्तु में से दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा है। एक वस्तु पे 16 सही 2/3% लॉस हुआ 1/6, यानी कि मेरे दोस्तों समान अगर 6 रुपए का है तो 6 पे 1 का लॉस हुआ, तो समान बिका कितने मेरे दोस्तों 5 में, 6 पे 1 का लॉस है। अगर पहली वस्तु 5 की बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 5 की बिकी होगी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक बात बताओ, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि एक वस्तु पे जितना लॉस हुआ है दूसरी पे उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर यहां 1 रुपए का लॉस है तो दूसरी पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लो, ओवरऑल 0 पे आ जाओगे। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए में सामान बिका, तो सीपी क्या होगा 4 रुपए होगा। 4 रुपए पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 रुपए पे प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, दूसरे आर्टिकल पे 1/4 25% प्रॉफिट है। दूसरा आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट है 1/4 25%। बात समाप्त भाई, इतना ही सोचना है, ज्यादा लिखना नहीं है। कृषा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं। कृषा अकेले काम को पूरा करने में 4 घंटे अधिक लेती है। कृषा alone takes 4 hours more to complete a job than if both कृषा and कृपा work together। अच्छा, मतलब कृषा और कृपा एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, कृषा अकेले उस काम को करने में 4 घंटे अधिक लेती है। यदि कृपा अकेले काम करती है तो उस पर पूरा काम करने में कृषा और कृपा को एक साथ काम करने की तुलना में 9 घंटे अधिक लगते हैं। यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो पूरा काम करने में इनको 6 घंटे लगेगा। बी ऑप्शन, घबराना नहीं है, सवाल की लैंग्वेज को देख के डायरेक्ट शॉर्टकट है। भाई डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको शॉर्टकट लिख के बता दूं, मैं आपको शॉर्टकट लिख के बता देता हूं कि जैसे 2 लोग हैं जैसे ए और बी, ये दोनों लोग मिलकर मेरे दोस्तों किसी काम को x घंटे में करते हैं। 2 लोग मिलकर किसी काम को x घंटे में करते हैं। जो पहला बंदा है कृषा, अकेले काम करने में जितना दोनों समय लेते हैं उससे 4 घंटे ज्यादा लेता है। पहला बंदा 4 घंटे ज्यादा ले रहा है मेरे दोस्तों। कृपा जो है, कृपा अकेले काम पूरा करने में कृषा और कृपा को जितना समय लगता है उससे 9 घंटे ज्यादा लेती है। यानी कि कृपा मेरे दोस्तों x से 9 घंटे ज्यादा लेती है। तो x की जो वैल्यू होगी जब भी ऐसा सवाल आएगा वो √AB होगी, 4 × 9 36 का √ 6 घंटे आ जाएगा। ये मैंने डिटेल में लिख के बता दिया, बट लिखने की जरूरत क्या थी, सवाल को पढ़ते पढ़ते ही फीलिंग आ जाएगी। √AB कंसेप्ट है, जब भी ऐसा सवाल आए √AB कंसेप्ट है, 4 × 9। ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट। आगे चलते हैं। एक एलईडी टीवी का अंकित मूल्य 9,000 है। दुकानदार 25% की छूट देता है, 8% का प्रॉफिट कमाता है। यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। परसेंटेज देके परसेंटेज पूछ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। एक दुकानदार 25% की छूट देता है, भाई साहब दुकानदार दयालु है, 25% की छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है। अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज हो तो सीपी सैम्पी का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला है 100 - D / 100 + P। डिस्काउंट है 25, 100 - 25 75 / 100 + P। 100 + 8 108।
किससे चला जाएगा? 3 से 25 बार, 3 से 36 बार। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 25:36, ये आ गया। बोला यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, नो डिस्काउंट इज अलाउड, तो गेन कितना होगा? कंसेप्ट है, यदि देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पर। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, यानी कि सामान का जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, आप उसी दाम पे सामान को बेचोगे, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो मार्क प्राइस ही, वस्तु का मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 25 रुपए के सीपी का सामान मार्क प्राइस 36 में बेचोगे, 25 का सामान 36 में बेचोगे तो 11 का प्रॉफिट होगा 25 पर। 1/25 4% होता है, 1/25 4%, 11 गुना है तो 44% का प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन आंसर है। बढ़िया। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। अच्छा, यदि जन्म और मृत्यु दर 13% और 9% है तो 2 साल बाद देश की जनसंख्या बताओ, 2 साल बाद। करिए भाई साहब। एक देश की जनसंख्या अभी है 1,87,500 भी प्रेजेंट में। सुनिएगा, जन्म दर और मृत्यु दर 13% 9% है। जन्म दर का क्या मतलब है? जन्म दर 13% है, इसका मतलब अगर 100 लोग हैं तो हर साल 13 लोग पैदा हो जाते हैं। मृत्यु दर मतलब हर साल 9% लोग मर जाते हैं। 13 लोग पैदा हुए, 9% लोग मर गए, यानी कि एक साल में जनसंख्या बढ़ी कितनी? 4%। एक साल में जनसंख्या बढ़ी कितनी मेरे दोस्तों? 4%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4% जनसंख्या बढ़ी। पूछा 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? अगर मेरे प्यारे भी जनसंख्या 4% बढ़ रही है, 13% लोग जन्म लिए, 9% मर गए, तो अल्टीमेटली 13 माइनस 9 4% ही बढ़े। अगर कोई संख्या 4% बढ़ती है तो कितना हो जाती है? 104%। हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100 को 4 बढ़ाओगे 104%। 104% का मतलब होता है 1.04। ये एक साल बाद जनसंख्या होगी, 2 साल बाद क्या होगी? पावर 2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2, ये आएगा। अब करना है कैलकुलेशन। मैंने पहले देख लिया था कि जब मैं 4% बढ़ाऊंगा तो ये होगा 104, 104 में आता है 13, यानी कि आंसर जो भी होगा 13 से कटने वाला होगा, 13 से कटने वाला। ये नंबर देखने 13 से कटने वाले। 13 का नियम जानते हैं? ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता, ये तो कतई 13 से नहीं कटता, ये 13 से कटता है। भाई डबल जीरो तो देखना ही नहीं है, जैसे 2028 है, मैं 13 से भाग नहीं करके देखूंगा। 3-3 का पेयर बनाओ, 3-3 का पेयर बनाओगे, ये 28 बचेगा, ये 2, 28 और 2 का डिफरेंस है 26। 3-3 का पेयर का डिफरेंस चेक करा, 13 से कट रहा, यही आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को। कर लिया, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं ना कितना फर्क आ गया। मैंने वही ऑप्शन पहले नजर दौड़ाई। ऐसे सवालों को ऑप्शन की हेल्प से करेंगे तो ही जल्दी होगा। बताएं सवाल नंबर 10, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 7,81,250 अमाउंट्स टू 9,13,952 एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। भयंकर सवाल। देखो डाटा आसान है, सॉरी सवाल आसान है, बट डाटा बड़ा बड़ा है, और इतना बड़ा बड़ा डाटा है, इतना बड़ा बड़ा डाटा है कि बच्चों की लंका लगा सकता है। बनाइए जी। बोला 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने साल में 7,81,250 की राशि 9,13,952 हो जाएगी। देखो ब्याज है 4%, ठीक ठाक डाटा है। 4 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4.5 साल। पहली बात तो ये 3.5 और 4.5 साल का चक्कर हटा दो, क्योंकि भैया अगर मैं 4.5 साल, 3.5 साल का ब्याज लूंगा तो डेसिमल में पहुंचेगा, इतना बढ़िया रूट तो नहीं आने वाला। अब मेरी बात को गौर से सुनेगा आप सभी लोग। 4 साल और 3, 4% का 4 साल तक ब्याज और 4% का 3 साल तक ब्याज, बहुत फर्क होता है। आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन मत करो, इसका अप्रोक्स करो। जब ऑप्शन में दिख रहा है कि 1-1 साल का फर्क है या 6-6 महीने का फर्क है तो अप्रोक्स कर लो। 7,81,250 रुपए 9,13,952 बन गए, अप्रोक्स कितना परसेंट बढ़ा? देखो ये बात की वैल्यू को 0 कर दो। ये सब इस, अरे थोड़ा तो अप्रोक्स चलता है भाई, अरे थोड़ा चलता है भाई, दुनिया है ये है? बताओ, इस सब 0 कर दिया। यानी कि मैंने मान लिया कि ये है 7,80,000 और ये है 9,10,000, यानी कि मेरे दोस्तों 78 रुपए 91 बन गए। 13 चिंग 78, 13 सत्ते 91, 6 से 7 हो गया तो कितना बढ़ गया? 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16.66%।
यानी कि आपको अप्रोक्स 16.66% या 17% के नजदीक ब्याज मिला। मैं लगभग 17% कह सकता हूं, 17%। यानी कि 7,81,250 रुपए, 9,13,952 बने, लेकिन लगभग आपको 17% ब्याज मिला है। 17% ब्याज तभी मिल पाएगा जब 4% का 4 साल तक सक्सेसिव करा जाए। यानी कि आंसर 3 साल नहीं, आंसर 4 साल है। भाई एक साल में ब्याज 4% है, ब्याज की दर एक साल में 4% है, तो दूसरे साल 4% ब्याज, तीसरे साल 4% ब्याज, चौथे साल भी 4% ब्याज। तो अगर मैं 4 साल तक सक्सेसिव करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो आप जानते हैं कि अगर ब्याज की दर 4% है तो 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 16%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 16% से हल्का सा ज्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, हल्का सा। तो 4 का सक्सेसिव करूंगा तो 16 से हल्का सा ज्यादा ही तो आएगा। कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 16%, कंपाउंड इंटरेस्ट 16 से हल्का सा ज्यादा बड़ा डाटा है नहीं, 17% तक पहुंच पाएगा। यानी कि 4 साल ही समय लगेगा। ये आंसर हो गया, बात खत्म। अगर आप इस तरीके से सोचोगे पेपर में तो सब पेपर जल्दी होगा, वरना लगे गधे इनको भाग करो और पावर चेक करो और मुंह फुका लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है भाई। सवाल नंबर है आपके सामने 11, जल्दी से करके बताएं इसका क्या आंसर है फटाफट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। काजल साइकिल से स्कूल जाती है, यदि वो 4 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है तो 3 मिनट पहले पहुंचती है। 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती है तो 2 मिनट बाद पहुंचती है। 2 मिनट बाद। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है? घर से स्कूल की दूरी आपसे पूछी है, बताएं। ऑप्शन आपके सामने, किलोमीटर में बताना है। जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई, और ये सवाल को ऑस्कर मिलना चाहिए मेरे दोस्तों। ध्यान सुनिएगा, इस सवाल को एक कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है डी डिस्टेंस, भाई वो S1 की स्पीड से जाता है तो समय कुछ और लगेगा, समय कुछ लगेगा, और S2 की स्पीड से जाएगा तो समय कुछ और लगेगा। भाई एक आदमी डी डिस्टेंस जाता है, एक बार S1 की स्पीड से, एक बार S2 की स्पीड से, अलग स्पीड से जाओगे समय अलग लगेगा। अगर आपको टाइम में डिफरेंस दे रखा है, दोनों बार, एक बार S1 की स्पीड से गए, एक बार S2 की स्पीड से गए, और दोनों बार जो समय लगा है उस टाइम का डिफरेंस आपको दिया है, टाइम का डिफरेंस, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? S1 डिफरेंस, सॉरी, डिस्टेंस होगी क्या होगी? S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, शायद आपको पता होगा, है ना। अर्ली लेट वाले सवाल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक आदमी डी डिस्टेंस जाता है, एक बार S1 की चाल से, फिर S2 की चाल से, और दोनों बार जो समय लगा उस समय का डिफरेंस अगर आपको दिया हुआ है तो जो डिस्टेंस होगी S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। तो जैसे मेरे प्यारे भाई, अरे अभी से कहां आ गया ये, जैसे भैया मैंने मान लिया कि एक काजल साइकिल से स्कूल जाती है और साइकिल से स्कूल जाने की जो उसकी यूजुअल स्पीड है वो S है। जो उसकी नॉर्मल स्पीड है मेरे दोस्तों घर से स्कूल जाने की वो S है, और घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो D है। काजल के घर से स्कूल तक की दूरी D है जो आपको निकालनी है। तो यहां पर दो अलग अलग केस दिखाए गए, वो दोनों केस आपको देखने। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इतना धीरे चलेगी तो इतना लेट हो जाएगा, इतना धीरे चलेगी तो इतना लेट होगा। बताओ दूरी क्या है? एक केस ये है, यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है तो 3 मिनट पहले पहुंचती है। क्लियर है भाई? पहले स्पीड कितनी थी मेरे दोस्तों? S, यूजुअल स्पीड है S। यूजुअल स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर तेज चलेगी, यानी कि S से कितने हो गई? S प्लस 4। पहले स्पीड S थी, अब S प्लस 4 हो गई। नीचे क्या है? स्पीड में डिफरेंस, स्पीड में डिफरेंस है 4 इंटू डेल्टा टी। टाइम में कितना डिफरेंस है? टाइम में डिफरेंस है 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब होता है 3/60, 1/20 आवर। की स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, अगर स्पीड मेरे दोस्तों किलोमीटर पर आवर में मैं मान रहा हूं तो टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा। 3 को 60 से भाग देंगे, 1/20 आवर। तो पहले केस के अनुसार ये घर से स्कूल की दूरी है। दूसरा केस, दूसरा ये कि अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती है तो 2 मिनट बाद पहुंचती है। 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती है तो 2 मिनट बाद पहुंचती है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर नॉर्मल स्पीड S है, S से कितनी कर दी जाए? S माइनस 2, तो स्पीड में कितना डिफरेंस है? 2 का, और समय कितना एक्स्ट्रा लगा? 2 मिनट बाद पहुंची। टाइम में डिफरेंस है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब होता है 1/30, 2/60, 1/30 आवर। ये भी घर से स्कूल की दूरी, ये भी घर से स्कूल की दूरी है, बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर तो होनी चाहिए। अब बस मुझे यहां से सॉल्व करना है। S कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, अभी ये 20 भी आपका कट जाएगा। क्या बचेगा भाई? 3S
और 4s, एस आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 3s और 4s, 3 चौक 12 और ये माइनस का 8, 12 और माइनस 8 का डिफरेंस 20, तो एस की वैल्यू 20 आ गई। अगर आपसे सवाल में पूछा होता ना कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या है, नॉर्मल जिस स्पीड से वो स्कूल जाती है वो स्पीड क्या है 20, लेकिन आपसे दूरी पूछी है, तो ये वैल्यू 20 जो आई है, चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, छाप के मैं यहां रख देता हूं मेरे दोस्तों, 20 इंटू 20 प्लस 4 24 बटे 4 गुणा 1/20, ये कैंसिल आउट, 4 6 24 यानी कि 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, बी। ठीक है, इजी तरीका ये, एक बार आपके हाथ में बैठ गया तो आप 30 सेकंड में मात्र सवाल को कर सकते हो। उससे पहले भैया मेरी से थोड़े फायदे की बात और आपके भी फायदे की बात। आपको पता है कि हम कैरवेल एप्लीकेशन पर 0 टू हीरो से मैथ स्पेशल बैच चलाते हैं, जो कि प्री प्लस मेंस के लिए होता है। ठीक है ना, साल 2023 खत्म हो चुका है, बच्चे सीजल साल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। तो हमने कैरवेल एप्लीकेशन पर एक लाइव बैच शुरू किया है, जिसको हम 7 से 8 महीने में पूरा भी करवाएंगे। बिल्कुल बेसिक से बैच है, और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी प्रीवियस ईयर के सवालों की। जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इस तरीके से नहीं होगा, उसमें पहले आपको थ्योरी बताई जाएगी, कंसेप्ट बताया जाएगा, एग्जाम्पल लिखवाया जाएगा, फॉर्मूला बताया जाएगा, फिर उस पर सवाल बताए जाएंगे बिल्कुल शून्य लेवल से मैक्सिमम लेवल तक। तो जो बच्चे गणित में स्कोर मैक्सिमम करना चाहते हैं और गणित के साथ खेलना चाहते हैं, कलम का कम इस्तेमाल, दिमाग से सोचकर सवालों को हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस बैच में जुड़िए। इसकी कल एक क्लास भी हुई है नंबर सिस्टम की। ठीक है दोस्त, सभी एग्जाम्स के लिए बैच बेनिफिशियल होगा। आपकी जानकारी में कोई दोस्त भाई बंधु अगर गणित सीखना चाहता है तो आप उसको सलाह दो कि कैरवेल एप्लीकेशन से हमारे साथ जुड़ के पढ़े, जिंदगी सफल हो जाएगी। गणित ऐसा सिखाऊंगा कि दोबारा भूल नहीं पाओगे। ठीक है दोस्त, ठीक है, इसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, अगला भाई ये है सवाल नंबर 12, जबरदस्त सवाल है और ये एसएससी के पेपर में भी आता रहा है। एक व्यापारी ने अपने माल पर लागत मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने आधा स्टॉक मार्क प्राइस पर बेचा, 1/4 अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा और बाकी को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचा। उसका कुल लाभ बताओ। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का इफेक्टिव ही सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आपको मार्कअप दिया है कि लागत मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित किया, आप ये निकालो कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया है। भाई आधे स्टॉक को बेचा मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस का मतलब यह है कि आधे स्टॉक पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, 0% डिस्काउंट है। 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 स्टॉक को बेचा है 12% के डिस्काउंट पर, 12% के डिस्काउंट पर। तो कितना स्टॉक बचा है, आधा पौवा पौवा बचा, 1/2, 1/4, 1/4 फिर 1/4 स्टॉक बचा। 1/4 स्टॉक को बेचा है 30% की छूट पर, 30% के डिस्काउंट पर। तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया भाई, ये तो 0 हो गया, 4 तिया 12 और 4 से 30 7.5, 7.5 और 3 हो गया 10.5%। तो 10.5% का टोटल डिस्काउंट दिया है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। और लागत मूल्य से कितने प्रतिशत, 12% ऊपर अंकित किया है, 12% मार्कअप किया, 10.5% डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट कितना होगा 12 और माइनस 10.5 का इफेक्टिव, 12 माइनस 10.5 माइनस 12 गुणा 10.5 कितना आएगा अभी 126, 126 बटे 100 1.26। तो 12 में से 10.5 घटाऊंगा 1.5, 1.5 में से 1.26 घटाऊंगा 0.24, तो 0.24% का प्रॉफिट हुआ, जो कि पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। जबरदस्त सवाल आपके सामने है, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 13, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भयंकर सवाल। हर 25 सवाल के सेट में 5-6 सवाल ऐसे थे जो या तो कैट के प्रीवियस ईयर थे या सेट के या मेट के। ठीक है ना, खासकर नंबर सिस्टम के जो सवाल हैं वो कैलकुलेटिव पूछे, मतलब अलग लेवल के पूछे गए नंबर सिस्टम के, बाकी तो नॉर्मल हैं। ये बनाओ, यदि x बराबर 0.35 है, y बराबर 6/5 है, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वैसे तो सवाल बोर्ड मास का है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, करिएगा ध्यान से। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। डिवीजन का साइन यहां पे आ रहा है, तो सबसे पहले ये वाला स्टेप आपको सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करने लगे कि पहले पूरा सवाल उतारो फिर वैल्यू रखो, तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो कंप्यूटर पे सवाल आएगा, यहीं के यहीं करना है। x का मान है 0.35, 100 की 0.35 में गुणा करूंगा 35 माइनस 30y, y कितना है 6/5,
30 की 6/5 में गुणा करूंगा तो 36। 35 माइनस 36 कितना आ गया? -1। अब y को -1 से भाग करूंगा तो माइनस ही हो जाएगा ना। x का मान है 0.35, y का मान है 6/5, डिवाइडेड बाई -1 करूंगा तो माइनस का 6/5। अब मल्टीप्लीकेशन, y कितना? y है 6/5 इंटू 2.1। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 6/y, y का मतलब कितना है? 6/5 है। ये ऊपर पहुंचेगा मेरे दोस्तों, 6 से 6 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 5। अब ध्यान से सुनेगा, केवल आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। यहां पे एक जीरो, दशमलव से 2 दशमलव उड़ जाएंगे। 35 छिक्का 210, 6 से 6 कट गया, बचा कितना? 6/25। अब 6 को 25 से भाग देना है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 24/100। 6 को 25 से भाग मत दो, ऊपर नीचे 4 से गुणा करो, 6 चौक 24 हो जाएगा, नीचे 100। 24 को जब 100 से भाग देंगे तो 0.24, ये माइनस आएगा, माइनस का 0.24 और ये प्लस का 5। 5 में से जब 0.24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4.76 सवाल का आंसर आएगा, पहला ऑप्शन। बेहतरीन सवाल है भाई, मजेदार, जबरदस्त, इजी। सवाल नंबर 14, देखते हैं इस सवाल को कौन बनाएगा? बाबूजी बनाएं। जी, 3 एसिड PQR की सांद्रता क्रम से 15, 25 और 35% दी गई है। उन्हें X/3/5 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 28% कंसंट्रेशन वाला एक घोल बनता है। आपसे पूछा x का मान क्या है? भाई तीन आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन 15, 25 और 35% है। इन तीनों को X3/5 के अनुपात में मिलाते हैं तो जो नया घोल बनता है उनमें एसिड कितना है? 28%। एक्स के लिए पूछिए। हालांकि यहां पे सारी परसेंटेज अलग अलग हैं, मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे 2 बार लगाना पड़ेगा, तो बेस्ट है कि एक स्टेप में निपटाया जाए। देखो, पहला आपने x लीटर लिया है जिसमें मेरे दोस्तों कितना है? 15%। पहला आपने सॉल्यूशन x लीटर लिया है जिसमें 15% एसिड है, तो x का 15%। अच्छा, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज कट ही जाएगा। प्लस दूसरा आपने लिया 3 में एसिड कितना है? 25%, तो 3 गुणा 25 75 हो जाएगा, 75%। परसेंट लिखो मत, यहां पे कितना है? 5। तीसरा आपने लिया है 5, उसमें एसिड कितना है? 35%, तो 5 का 35% कितना आएगा? 35 पंजे 175, ये टोटल एसिड हो गया। भाई टोटल सॉल्यूशन जब मैंने तीनों को मिलाया तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा? x+8। अब उसमें मेरे प्यारे भाई एसिड कितना रहेगा टोटल में? 28%, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 28। तो मैं सब जगह परसेंटेज लिखता, फिर कटी जाता, तो लिखने की जरूरत क्या थी? मैंने एसिड की क्वांटिटी को बराबर कर दिया। इसमें कितना एसिड है? x का 15%, इसमें 3 का 25%, इसमें 5 का 35%। परसेंट लिखा नहीं, कटी जाना है। अब आप देखो मेरे दोस्तों, यहां से क्या आएगा? 28x, यहां से 15x, 28 और 15 का डिफरेंस 13x बराबर, ये कितना है? 75 प्लस 175 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 250। और 28 अट्ठे कितना होता है? 224। 250 और 224 का डिफरेंस 26। 13x बराबर 26, तो x बराबर 2। 2 आंसर है। कैलकुलेटिव नहीं है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है नहीं, आसान सवाल है। आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 45% अधिक अंकित करता है। 16% प्रॉफिट कमाने के लिए डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है? बताएं। सवाल का डाटा बहुत आसान है, हालांकि आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, CP/MP बराबर 100 - D/100 + P, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत इजी डाटा है। सामान का जो अंकित मूल्य है क्रिय मूल्य से 45% ज्यादा है, यानी कि सामान का अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 45% ज्यादा, 145 रुपए है, 100 से 45 ज्यादा है। बोला है 16% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने डिस्काउंट की अनुमति देनी होगी? 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए पे 16% प्रॉफिट कमाना है, तो सामान बिकेगा कितने में? 116 में। 100 रुपए का सामान 116 में बिकेगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता? मार्क्ड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। 145 रुपए का सामान 116 में बिका, यानी कि आपने डिस्काउंट कितना दिया? आप रेशियो ले लो, तो 29 से कट ही गया। 29 पंजे 45, 29 चौका 116, 5 का सामान 4 में बिका, तो डिस्काउंट दिया गया 1/5, और 1/5 मतलब 20% डिस्काउंट। बोलिए भाई साहब, आप बोलोगे सर जबरदस्त, मजा आ रहा है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16।
ओके भाई, कांस्टेबल का सवाल नंबर 16 जबरदस्त सवाल है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का करके बताओ। एक कार अपनी वास्तविक गति की 5/8 गति से यात्रा करते हुए 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की ओरिजिनल स्पीड क्या है? कार की ओरिजिनल स्पीड पूछिए। देखिए वैसे तो सवाल बहुत आसान है, लेकिन ये जो समय दे रखा है ना, ये आपकी कैलकुलेशन बढ़ा देगा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। जब ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो भाई हम सेकंडों का हिसाब तो रखेंगे ना, हम अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे। यानी कि एक कार अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/8 से चल रही है, यानी कि कार की अगर ओरिजिनल स्पीड 8 है तो कार चल रही है 5 की स्पीड से, और 1 घंटा 20 मिनट में 52 किलोमीटर की दूरी तय करते। 40 सेकंड को कर दो इग्नोर, 1 घंटा 20 मिनट होता है, यानी कि लगभग आपका 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब होता है 80/60, 4/3 आवर्स। मैं ये कह सकता हूं, यानी कि 52 किलोमीटर की दूरी कार ने 4/3 घंटे में कवर किए। तो कार की जो अभी स्पीड है वो कितना है? 13 या 39, 39। कार की जो स्पीड है अप्रोक्स में 39 है। बात समझ में आई है? ठीक है जी। 1 घंटा 20 मिनट 80 मिनट हो गया लगभग। 80 मिनट का मतलब क्या होता है? 80/60, 4/3 आवर। 4/3 आवर में कार 52 किलोमीटर गई। ठीक है भाई, यानी कि कार की जो स्पीड है वो अप्रोक्स 39 है। तो 5 की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 39 है, 39। ठीक है भाई। भाई अगर कार की ओरिजिनल स्पीड 8 थी तो कार चल किस स्पीड से रही? 5 की स्पीड से, और कार चलिए 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 5 की वैल्यू 39 है, लगभग 8 गुना। 5 अट्ठे 40 होता है, तो ये अट्टू मट्टू 64 यानी 64 से कम आएगा, 64 से हल्का कम आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों आंसर ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, आंसर ये वाला ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन बचे, ये आंसर हो सकता है बी। मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को, मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा अगर कैलकुलेटिव सवाल आता है पेपर में। What is the remainder obtained when a prime number greater than 7 is divided by 6? 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से भाग करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? यह बहुत अच्छा सवाल है कि 7 से बड़ी कोई भी अगर अभाज्य संख्या है, 6 से भाग करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। हालांकि आप प्राइम नंबर को वैल्यू लेके 11, 13, 17, 19 चेक भी कर सकते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है, एनी प्राइम नंबर, वो हमेशा 6k ± 1 फॉर्म का होता है। कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आप दुनिया का उठा लीजिए, वो हमेशा 6k ± 1 रूप का होगा, 6k ± 1 फॉर्म का। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर। जैसे 19 है, 19 का क्या मतलब है? 19 का मतलब है 6 × 18 + 1 19। जैसे 41 है, 41 क्या होगा? 6 × 7 = 42, 42 - 1। दुनिया में हर प्राइम नंबर को, जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना, 3 से बड़े, उनको 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। कोई भी नंबर जो 6k ± 1 फॉर्म में हो, वो जरूरी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा प्राइम नंबर बने। बात सुनिएगा कि दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं, सभी को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन कोई भी नंबर मुंह उठा के आ जाए जो 6k ± 1 फॉर्म में है, वो गारंटी नहीं कि हमेशा प्राइम बने। जैसे कि 25, एग्जाम्पल के लिए 25 को भी तो 6k + 1 लिख सकते हैं, लेकिन 25 कोई प्राइम नंबर थोड़ा ना हुआ। ठीक है ना, यानी कि प्राइम नंबर 6k ± 1 फॉर्म में होना मस्ट है, लेकिन कोई भी नंबर अगर 6k ± 1 फॉर्म में लिखा हुआ है, वो हमेशा प्राइम बने ऐसा जरूरी नहीं है। तो भाई प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा, और अगर मैं इसको भाग दूंगा 6 से, तो 6 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? भाई ये तो 6 से कट ही जाएगा, +-1 आएगा। और +-1 का क्या मतलब है? 6 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो 1 आना चाहिए, और -1 का मतलब हो गया 5। रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5 आएगा। अगर रिमाइंडर -1 आता है तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड कर देंगे, 6 - 1 5। अच्छा सवाल है भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, मतलब लेवल अच्छा है। 3 साल के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 24,000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट 7200 है। ठीक है भाई, 3 साल के लिए 24,000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट 7200 है, ऐसा सवाल कहा रहा है। उसी राशि पर, उसी दर पर, उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा जी, 3 साल के लिए 24,000 पर सिंपल इंटरेस्ट 7200 है, तो आप मुझे बताओ 24,000 पे 7200 ब्याज मिला, कितना है? 30%। 24 × 72 मेरे दोस्तों, 30% ब्याज। ये 30% सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा? 10%। अगर 30% ब्याज 3 साल में मिला है, तो 1 साल में ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सेम सम पर सेम रेट से सेम टाइम का, तो प्रिंसिपल सेम है 24,000 रुपए। आपसे पूछा 24,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, और 10% के हिसाब से आप जानते हैं
कि 10% के हिसाब से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 10 10 का सक्सेसिव, 10 एक स्टैंडर्ड रेट है, पता होना चाहिए 33.1%। तो 24,000 रुपए का 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, ये परसेंटेज से 2 जीरो और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड में आएगा 4, सारी ऑप्शन में है। ठीक है भाई, 7200 प्लस 720 7920 प्लस 24 यानी कि 7944 रुपीज आ जाएगा। 7944 रुपीज इस सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही है। 24 की पहले 300 में गुणा करो 7200, फिर 30 में 720, फिर 24 जोड़ लो, ब्रेक कर करके गुणा करते हैं। सवाल नंबर 19, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर 3 टू द पावर n माइनस 2 की पावर n एंड 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n आर प्राइम नंबर्स। सवाल में यह पूछा गया है कि n के किस मान के लिए ये अभाज्य हैं, प्राइम नंबर हैं, बताएं। ये बड़े अटपटे से सवाल होते हैं जो बच्चों को कुछ अलग सा दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि इनमें दम कुछ नहीं होता। ठीक है ना। अब मैं यहां पे कोई फॉर्मूला कंसेप्ट तो लगाऊंगा नहीं, मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। केवल इतना पूछा गया है कि इनकी ऐसी क्या वैल्यू है कि ये प्राइम नंबर बन जाए, ऑप्शन से चेक करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर गया वो आंसर है। सपोज मैंने n का मान पहला ऑप्शन मान लिया 2, अगर मैं 2 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5 प्राइम नंबर है। n की जगह 2 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 प्राइम नंबर है। तो 5 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर बन गए n बराबर 2 रखने पर, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं भाई, बिजी आदमी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 20 आपके सामने, कर दीजिए बेटे, फटाफट बनाएं, करो। A and B individually can finish a work in 15 and 20 days respectively. A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B 20 दिन में कर सकता है। ये 15 दिन में कोई काम करता है और 20 सेम उसी काम को 20 डेज में करता है। If B starts the work on 1 October and they work on alternate days, the work will finish on. B काम करना शुरू करता है 1 अक्टूबर को, यानी कि काम B ने करना शुरू किया, पहले B करेगा, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B और A। अल्टरनेट डेज पर क्रमागत डेज से काम करते हैं वैकल्पिक रूप से, तो काम कब समाप्त होगा, तारीख में आपसे पूछा है। तो ये पता लगाना होगा कि काम खत्म कितने दिन में होगा। 15 20 कैल्शियम 60, हमने मान लिया मेरे दोस्तों की टोटल वर्क 60 यूनिट है। अब ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। ये अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं, काम करना शुरू किसने किया, बी ने, पहले बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो हर 2 दिन में सेम साइकिल चलेगी। पहले दिन बी कितना काम करेगा, 3 यूनिट, अगले दिन ए कितना काम करेगा भाई, 4 यूनिट, यानी कि हर 2 दिन में मेरे प्यारे भाई, हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा, 7 यूनिट। ठीक है ना, पहले बी फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो 60 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा, यानी कि मेरे दोस्तों दोनों तरफ अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 56 यूनिट काम होगा 16 दिन में, यानी कि अब देखो मैंने इस सवाल की एक नजर जो है मेरी ऑप्शन पे ही थी, मैं साल को पूरा करूंगा ही नहीं। ऑप्शन देखो तारीखों में कितना अंतर है, हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा, तो अगर दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करें 60 के नजदीक, तो 56 यूनिट काम होगा, 7 8 56 यूनिट काम होगा 16 दिन में, यानी कि 60 यूनिट काम तो 16 दिन से ज्यादा टाइम में होगा। 60 यूनिट काम 16 दिन से ज्यादा समय में होगा। काम 1 अक्टूबर को शुरू हुआ है तो काम 16 अक्टूबर से ज्यादा समय लगेगा, 16 दिन से ज्यादा, यानी कि ऑप्शन ए की है 16 अक्टूबर से ज्यादा, ये आंसर हो जाएगा। मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आई एम वेरी बिजी मैन भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे सवालों को उड़ाइए, सवालों को लेकर रोइए मत बिल्कुल भी। सवाल नंबर 21 आपके सामने है, बनाएं। जी, फिर से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का औसत गति वाला सवाल लग रहा है, बनाइए। ए ट्रिप टू ए डेस्टिनेशन इज मेड इन द फॉलोइंग वे। सवाल को पढ़ने से पहले ही मैंने ऑप्शन देख लिए, देखो ऑप्शन कितने दूर दूर हैं। जब ऑप्शन एग्जैक्ट पेपर का सवाल है, एग्जैक्ट ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से नहीं करा, तो भाई मैं सॉल्व करूंगा नहीं, मैं फिर मजाक बनाऊंगा इसका। देखो, ए ट्रिप टू ए डेस्टिनेशन इज मेड इन द फॉलोइंग वे, ट्रिप बनाएगी इस तरीके से। 550 किलोमीटर ट्रेन से जाएंगे 55 की स्पीड से, 4500 किलोमीटर हवाई जहाज से जाएंगे 500 की स्पीड से, 400 किलोमीटर नाव से जाएंगे 25 की स्पीड से, 55 किलोमीटर ऑटो से जाएंगे 2 मचा लेकर के 35 की स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी के दौरान? भाई ये तो एवरेज स्पीड होने से रही, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
भाई कभी तुम 55 की स्पीड से चल रहे हो, कभी 500 की स्पीड से चल रहे हो, कभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, कभी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो एवरेज स्पीड की भी तो हैसियत इनके बीच में रहनी चाहिए। भाई मिनिमम आपने स्पीड रखी है 25 और मैक्सिमम रखी है आपने हवाई जहाज में 500, तो एवरेज स्पीड भी 25 500 मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आनी चाहिए। दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। सी या डी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं एवरेज स्पीड का क्या मतलब है। औसत गति का फंडा क्या, औसत गति का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। यही फंडा है। आप बोलोगे हां जी सर फंडा तो यही है। अब आप हमें इस बात का जवाब देंगे शांति से कि टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर की है, तो टोटल डिस्टेंस हम जोड़ लेते हैं 550, 450 और ये देखो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 550 और 55, इसको ना लगभग मैं 600 ही मान लेता हूं। 600 और 400 हजार, हजार और 45 हो गया 5500, लगभग 5500 किलोमीटर की दूरी आप गए हो। अप्रोक्स 5500 किलोमीटर की दूरी आप गए हो मेरे दोस्तों। ठीक है ना, बस 55 को 50 मान लू, क्या फर्क पड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 600, 400 हजार और 4500 5500। अब टाइम टाइम निकालना है तो अलग अलग कैलकुलेट करो। भाई 550 किलोमीटर ट्रेन से जाएंगे 55 की स्पीड से 10 घंटा लगेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। 550 किलोमीटर 55 की स्पीड से जाओगे ट्रेन में 10 घंटा लगेगा। 4500 किलोमीटर प्लेनवा में जाओगे 500 की स्पीड से 9 घंटा लगेगा। 4500 बटे 500 9। 400 किलोमीटर जाओगे बोट में 25 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 400 बटे 25 16। अब 55 किलोमीटर ऑटो से जाओगे 35 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 1 घंटा मान लो, एक ना है तो 2 मान लो, अभी 1.5 मान लो, जैसे आपको पसंद आए। तो 10 10 20 और 16 36, 10 और ये मेरे दोस्तों 10 20 और 16 36, अप्रोक्स 36 आएगा। 36 से हल्का सा ज्यादा ही आएगा वैसे। ठीक है ना, तो 550 को जब मैं भाग दूंगा 36 से तो कितनी बार जाएगा, 36 का 1.5 गुना 54 होता है मेरे दोस्तों, यानी कि लगभग 150 बार जाएगा। ये आंसर है डी ऑप्शन। 36 का 1.5 गुना 54 होता है, ये 55 है, यानी कि 1.5 बार जाएगा। 100 लगा हुआ है, यानी कि अप्रोक्स 150 के नजदीक आएगा। आंसर है डी ऑप्शन। बात समाप्त। इतना ही टाइम मेरे पास है और मैं इतना ही समय दूंगा इसको। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 22। रेस का सवाल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में रेस के हर एक टाइप की सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख लो। पेपर चाहे कोई भी हो, रेस का सवाल अटकेगा नहीं, आपसे गारंटी मेरी। स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। 150 मीटर की दौड़ में आरएस को 9 मीटर से हरा देता है। ठीक है, यदि एस टेक्स स्टार्ट ऑफ 15 मीटर, यदि एस 15 मीटर की बढ़त लेता है तो उनके बीच बराबरी पाने के लिए दौड़ कितनी लंबी होनी चाहिए। हाउ लॉन्ग शुड बी रेस बी टू हैव ए टाई बिटवीन देम। डेड हीट में रेस को समाप्त करने के लिए रेस की लंबाई कितनी होनी चाहिए अगर एस 15 मीटर आगे खड़ा कर दिया। देखो बेटे, ये जो पहली लाइन दी है, ये पहली लाइन सवाल में किस लिए दी है। वाई एग्जामिनर इज गिविंग दिस लाइन टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ आर एंड एस। दो बंदे हैं, 150 मीटर की रेस में आर एस को 9 मीटर से हरा था। इसका मतलब अगर एक 150 मीटर की रेस दौड़ी जाए तो आर तो पूरा दौड़ेगा 150 मीटर, एस 9 मीटर से हार जाएगा, यानी कि सेम टाइम में एस कितना दौड़ेगा। 150 से 9 घटाओ, 150 में से 9 माइनस करेंगे 141 मीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आएगा। ये आर और एस की स्पीड का रेशियो है। सेम टाइम में आर 150 मीटर दौड़ता है, एस 141 मीटर दौड़ता है। आप बोलोगे हां जी सर। बोला एस 15 मीटर की स्टार्ट लेता है तो रेस बराबरी में खत्म करने के लिए दौड़ कितनी लंबाई होनी चाहिए मेरे दोस्तों। देखो एक रेस है, एस को हमने ऑलरेडी 15 मीटर आगे खड़ा कर दिया। भाई एस तो यहां से दौड़ 15 मीटर आगे से, और आर मेरे दोस्तों यहां से दौड़ना शुरू करेगा। रेस हमें बराबरी में समाप्त करने, यानी कि दोनों लोग बराबर सेम टाइम में यहां पर पहुंचे फिनिशिंग पॉइंट पे सेम टाइम पर, तो रेस कितनी लंबी होनी चाहिए, यानी कि मेरे दोस्तों दोनों लोग सेम टाइम तक दौड़ेंगे। तो आर और एस के बीच का जो गैप है मेरे दोस्तों ये 9 यूनिट, यही तो 15 मीटर बनना चाहिए है भाई। आर जो है एस से 15 मीटर ज्यादा दौड़ेगा, तो 9 यूनिट के लिए 15 मीटर है, कितने गुना, 5/3 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई पूरी कंप्लीट रेस तो आर ही दौड़ेगा, तो रेस कितनी लंबी होनी चाहिए, 150 यूनिट। 150 की वैल्यू भी 5/3 गुना होगी, यानी कि 250 मीटर।
3 से 150, 50 बार, 50 पंजे 250, यानी कि रेस 250 मीटर लंबी होनी चाहिए। और ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सवाल में कोई दम नहीं है, रेशियो से सवाल हो जाएगा, ये मेंटली भी किया जा सकता था। सवाल नंबर 23, आगे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें। कैलकुलेट द HCF ऑफ। आपके सामने 3 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी डेसिमल का इस्तेमाल है, इनके HCF की गणना करनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। नीचे सभी के 180 आ रहा है। देखो, आपको पता है कि जब फ्रैक्शन का HCF लेते हैं, फ्रैक्शन तो आप जानते हैं ना, जैसे a बटा बी, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, मैं दोनों ही बता दूंगा, a बटा बी, c बटा डी, e बटा एफ। जैसे फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, आपको लेना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तरीका क्या है कि जो इन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर है, जो अंश हैं a, c और e, है ना, न्यूमरेटर का तो मेरे दोस्तों आप ले लेते हैं HCF, और जो इन फ्रैक्शन के जो मेरे दोस्तों डिनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, डिनोमिनेटर यानी कि बी डी और एफ, डिनोमिनेटर का ले लेते हैं मेरे दोस्तों आप एलसीएम। दिस इज द कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है। अब बात आती है सॉल्व करने की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, HCF निकालना है, तो न्यूमरेटर का HCF लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। यहाँ पे नीचे सभी में 180 आ रहा है, ऊपर यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, यहाँ 11 है। अगर मैं यहां देखता हूं, ये 7 के सगे वाला है, 25 सत्ते, ये भी 7 का सगे वाला, ये भी 7 का सगे वाला। जब ऊपर सारे नंबर 7 के सगे वाले हैं, तो 7 से 11, 13, 17 तो पैदा होगा नहीं, ना 13 पैदा होगा ऊपर, ना 17 पैदा होगा, ना 11 पैदा होगा। तो आंसर यही ऑप्शन होना चाहिए, और कोई सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता। भाई जब मैं निकालूंगा, अभी सपोज इसको सॉल्व करूंगा, तो ऊपर सारे नंबर 7 के सगे वाले हैं, तो HCF लेने पर भी ऊपर 7 का ही तो प्यारा कुछ बनना चाहिए। ये 13, 11, 17 तो आ ही नहीं सकते, हटा दिया। ऑप्शन ए। अगर हम पेपर में होते, या एक अच्छा टॉपर वाला पेपर में बैठा होता, तो इस सवाल को इस तरीके से करता, वो सॉल्व करने के चक्कर में भागता ही नहीं। और आप इस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे तो पेपर जल्दी भी सॉल्व होगा, और कठिन सवाल जो आते हैं लंबे, उनमें आप समय भी बचा पाओगे। ठीक है भाई साहब, चलिए करेंगे मेरे प्यारे भाई। कौन करेगा जी इस सवाल को? अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, तो देखिए 1.75 होता है 7/4। बहुत प्यारा नंबर है 7/4। 1 + 3/4, 7/4, 7/4 है, नीचे हो जाएगा 4 नाम 36। 5.6/12, 5.6 का मतलब है 28/5, 28/5, ये बटे 12 है, तो 4 × 12, 4 × 7 = 28, ये हो जाएगा जी 7/15, और ये 7/18। मुझे निकालना इनका HCF। पहले मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, और जब मैं HCF निकालूंगा तो न्यूमरेटर का मैं HCF लूंगा, वह बड़ी से बड़ी जंग है जो 7 7 7 को काटे, खुद 7 है। और एलसीएम 36, 15, 18, तीनों से कटने वाला नंबर 180 ही है। सबसे छोटा तीनों से जो डिवाइड होगा 180, ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लूंगा, कोई ज्यादा समय इसमें भी नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है भाई साहब आपके सामने 24। ई 24वां सवाल है, करेंगे। एक स्कूल में 45% स्टाफ महिलाएं हैं। अच्छा जी, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्नातकोत्तर हैं। ये कुछ कुतरते हैं। विद्यालय में गैर स्नातकोत्तर स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज बताओ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट स्टाफ की। आपसे पूछा है नॉन पोस्ट ग्रेजुएट, जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है, उनका परसेंटेज क्या है स्कूल में, बताएं भाई साहब। एक स्कूल में 45% स्टाफ महिलाएं, यानी कि बाकी का मेरे दोस्तों मेल हैं। 45% का मतलब क्या होता है? 9/20, यानी कि अगर टोटल 20 लोग हैं तो उसमें से 9 महिलाएं, बाकी का 11 मेल हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे इस साल में निकालना है कि बताओ कितने % लोग ऐसे हैं जो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है, जो कुतरते नहीं है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, 80% महिला कर्मचारी हैं, 80% महिला कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो बाकी की 20% नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है भैया। 60% पुरुष कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट है, 100 में से 60% ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो बाकी के 40% मेरे जैसे हैं।
12वीं फेल, आप बोलोगे हाँ जी सर 40% मेल कर्मचारी जो हैं वो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है। पूछा पूरे स्कूल में कितने परसेंट स्टाफ ऐसा है जो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है? तो भैया आंसर जो भी आएगा 40 और 20 के बीच में आएगा ना, 40 और 20 के बीच में एक ही ऑप्शन 31 ही आंसर हो जाएगा। मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं, सवाल को सी ऑप्शन, बात खत्म। अगर मैं होता तो इस सवाल को इतना ही करता, या मैं इतना भी नहीं लिखता, मैं दिमाग में चेक कर सकता था कि 40% मेल नॉन पोस्ट ग्रेजुएट और 20% फीमेल। आंसर जो भी आएगा ओवरऑल 40 और 20 के कहीं ना कहीं बीच में ही आंसर आना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन था, सी ऑप्शन 31। सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, डाटा आसान है, आप यहां पे वेटेड एवरेज लगा लो चाहे डेविएशन लगा लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों, जैसे आपको पसंद आए। 40% को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं 20% प्लस 20%, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये कहेंगे ओढ़ ओढ़ के 20% मेल और 20% फीमेल नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है, तो 20% तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा कितना है मेल का 11 का 20%, यानी कि 220% एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा सभी में बटेगा, सभी में मतलब 11 प्लस 9 20, टोटल 20 लोग हैं, तो 20 से 220 11 बार जाएगा, 20 जमा 11 31%। मैंने डेविएशन से कर दिया, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अगला सवाल, सवाल नंबर है 25। हमने इसकी शॉर्ट्स भी बनाई है भाई सवाल की, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है प्यारा सा, उस पर बनाएं। कौन करेगा भाई साहब इस सवाल को? A positive integer is said to be prime if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1। पहले तो प्राइम नंबर की परिभाषा बता के हमको छोटा बालक समझ रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य पूर्णांक प्राइम नंबर कहा जाता है यदि वो संख्या एक और खुद के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होती। बहुत आसान आपका एग्जामिनर जी परिभाषा बताने के लिए। मान लीजिए कि एक प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है, तो के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? भाई साहब अगर जो बालक हमसे पढ़े, ये तो आज पेपर में आया, सेम सवाल मैं अपनी शीट में 3-4 साल से करवा रहा हूं, सेम क्वेश्चन, और उन्होंने इस सवाल उड़ते ही बिल्कुल देखते ही कर लिया होगा मेरे दोस्त। हमने बताया कि जब भी ऐसा सवाल है, सवाल में बोला है मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी है। जब एग्जामिनर खुद ही मानने को कह रहा है तो आप रुक क्यों ना, आप मान लो ना। आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए के जो 5 से बड़ा है, तो 5 से भैया सॉरी 5 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर मेरे दिमाग में तो 7 आता है, मैं 7 ही ले लेता हूं कि माना के का मान 7 है एग्जामिनर भाई, तो के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? के की जगह 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 19, इसको 12 से भाग करना है। ऐसा नहीं मैं जोड़ के भाग करूंगा, मेरे को इतना भी टाइम खराब करना बर्दाश्त नहीं है। 49 को 12 से भाग देंगे, 12 चौक 48, 1 आएगा। 19 को 12 से भाग देंगे, 12 कम 12 रिमाइंडर 7 आएगा, तो बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 7 यानी कि 8, यानी कि रिमाइंडर 8 आएगा, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एकदम सही बात है भाई साहब, एकदम सही सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 26। कौन कौन करेगा, बना दे। यह सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का। यह क्वेश्चन हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की मिसलेनियस सीट में 2018 से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और यह सवाल कई साल पहले, शायद 8-10 साल पहले कैट के पेपर में पूछा गया था। बस वहां से थोड़ा डाटा चेंज करके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में डाल दिया। सवाल का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपको इस सवाल को ऐसे करना, ऐसे, तो थोड़ा सा ये ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखते हैं कितने बालक समझ पाएंगे इस बात को। एक ट्रेन एक सुरंग एमएन के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक बिंदु पर स्थित है जो प्रवेश द्वार एम से मापी गई दूरी एमएन का 2/5 है। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग एम के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक प्रवेश द्वार एम पर पकड़ लेती है। यदि कुत्ता एग्जिट गेट एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकास एन पर पकड़ लेती है। कुत्ते से लेकर रेलगाड़ी तक की गति का अनुपात बताओ। डॉग और ट्रेन की स्पीड का रेशियो बताओ, क्या होगा? इस सवाल में आपको 2 केस दिए गए हैं, 2 केस, वो दोनों केस को ऑब्जर्व करना है। कंसेप्ट ये लगाऊंगा कि भैया मेरे दोस्तों अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है
तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा। सपोज मेरे दोस्त एक टनल, यार मेरी चित्रकला इतनी खराब है, मुझे बड़ा दुख होता है, कैसे बनाऊं मैं टनल। सपोज मेरे दोस्त एक टनल है एक, इतना ही भैया एडजस्ट कर लो। सपोज एक टनल है मेरे दोस्तों, अब एक टनल है एम एन, ये एम है और ये एन है, ठीक। एक और बना देता हूं मेरे दोस्तों, यहां पे प्यार से समझिएगा, प्यार से समझाएंगे, गंदे गंदे चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है 2024 के बच्चों के लिए, 2024 का जो बच्चे 2040 में पेपर देंगे उनके लिए भी। अभी ये टनल है मेरे दोस्तों, सेम ही टनल बनाया एम एन, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुत्ता बैठा है, सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक बिंदु पर स्थित है जो प्रवेश द्वार एम से मापी की दूरी एम एन का 2/5 है। अब यहां पर मेरे दोस्त एक डॉग है, यहां पर मेरे दोस्त एक डॉग है, ये डॉग ले लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये डॉग की मैं डॉग कैसे बनाऊं, अब ऐसे बना लेता हूं, ये डॉग है, ठीक है जी। डॉग, मैं डॉग ही लिख देता हूं, मेरे बस की नहीं है भाई ज्यादा कलाकारी करना। तो यहां पर मेरे दोस्त एक डॉग है जो कि जब हम एंट्री गेट एम से नापते हैं तो एम से नापी की दूरी एम एन का 2/5 है, यानी कि अगर टोटल टनल की लंबाई 5 है, 5 आ रहा है ना, तो एम से डॉग तक की दूरी 2 है और डॉग से एन तक की दूरी फिर कितनी बचेगी 3। अगर मैं टोटल टनल की लंबाई को 5 मान लेता हूं कि भैया मैं ये दूरी यहां से यहां तक की 5 है, तो डॉग की एम से जो दूरी है वो 2 है, तो ये कितना बचेगा 3। अगर मैं टोटल टनल की लंबाई को 5 मान लेता हूं मेरे दोस्तों 5, तो डॉग की एंट्री गेट एम से जो दूरी है मेरे दोस्तों 2 है, तो ये कितना बचेगा, डॉग की पॉइंट एन से दूरी क्या होगी 3, ये है, ठीक है भाई। आपसे पूछा है डॉग और ट्रेन की स्पीड का रेशियो आपसे पूछा है, यही ना सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर सवाल तो ये, आप समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली बात को सुनेगा। एक ट्रेन आती है, जब ट्रेन सीटी बजाती है तो कुत्ता दौड़ता है, यदि कुत्ता एम के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक प्रवेश द्वार एम पर पकड़ लेती है। अब यहां से आ रही है मेरे दोस्त एक ट्रेन, यहां से आ रही है मेरे दोस्त एक ट्रेन, ये छुक छुक करती हुई ट्रेन, ट्रेन सीटी बजाएगी, सीटी बजाएगी भाई, ट्रेन को टनल में कोई हो ना। अब मेरे दोस्तों जब ट्रेन सीटी बजाती है तो डॉग बढ़ता है पॉइंट एम की तरफ, यानी कि डॉग जो है मेरे दोस्तों, ये वाला कलर लेते हैं, डॉग जो है एम की तरफ बढ़ता है तो ट्रेन जो है कुत्ते को ठीक प्रवेश द्वार एम पर पकड़ती है, यानी कि सेम टाइम में ट्रेन यहां से यहां तक आई है और उतने ही टाइम में डॉग यहां से यहां तक आया, 2 दूरी चला है। जितने टाइम में ट्रेन यहां से यहां तक चल के आई है, सेम उतनी ही टाइम में डॉग यहां से यहां तक एम पे आया है। आगे चलते हैं, दूसरा केस देखो। लेकिन अगर हमारा डॉग एम की तरफ ना चल के, ये जो हमारा डॉग है ये पॉइंट एम की तरफ ना चल के मेरे प्यारे भाई अगर एग्जिट गेट एन की तरफ भागता है, तो जो ट्रेन है, ट्रेन कुत्ते को ठीक एग्जिट गेट एन पर पकड़ती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि अगर मेरे दोस्तों डॉग, ट्रेन ने सीटी बजाई, ट्रेन ने सीटी बजाई, डॉग ने भागना शुरू किया, डॉग एग्जिट गेट एन की तरफ भाग रहा है, तो जितने टाइम में मेरे दोस्तों डॉग यहां पे आएगा, सेम उतने ही टाइम में जो ट्रेन है मेरे दोस्तों यहां तक आती है, यहां तक। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर, सेम उतने ही टाइम में ट्रेन यहां तक आती है पॉइंट एन तक। आपसे पूछा है दोनों की स्पीड का रेशियो का है, डॉग मेरे दोस्तों इतनी दूरी भागा है और ट्रेन मेरे प्यारे भाई यहां से एग्जिट गेट एन पर मिली है डॉग से। सारे फसाद की जड़ क्या है कि हमको ये डिस्टेंस पता ही नहीं है कि ये ट्रेन की अभी टनल से दूरी क्या है, हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है, फसाद की जड़ है। पता होती तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब इन दोनों केसेस में हम क्या देख सकते हैं, आप जानते हैं कि सेम टाइम में डॉग ये आया, ट्रेन ये गई, उतने ही टाइम में डॉग यहां से गया, ट्रेन यहां से यहां तक गई। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। मैं इन दोनों केसेस में देख सकता हूं डिस्टेंस का डिफरेंस। भाई यहां डॉग कितनी दूरी चला है 2 यूनिट, यहां डॉग कितनी दूरी चला है 3 यूनिट, तो दोनों केसेस में यहां डॉग 2 यूनिट चला है, यहां 3 यूनिट चला है, तो डॉग जो दूरी चला उसका डिफरेंस कितना है 1, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों 1। यहां डॉग 2 यूनिट भागा, यहां 3 यूनिट भागा, तो दोनों ही केसेस में डॉग द्वारा चली गई डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है 1। ट्रेन मेरे दोस्तों यहां से यहां तक गई पहले केस में, और दूसरे केस में ट्रेन यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक। तो आप मुझे बताओ दोनों ही केसेस में भाई ट्रेन यहां से यहां तक गई मेरे प्यारे भाई साहब, और दूसरे केस में ट्रेन यहां से यहां तक गई, दोनों केस में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी का डिफरेंस क्या है
ट्रेन ने जो दूरी चली उसका डिफरेंस कितना है भाई, ये है और यहां से यहां तक ये है, जब माइनस करूंगा तो 5 यूनिट ही तो है, यानी कि 5। यही डॉग और ट्रेन की स्पीड का रेशियो है, डी ऑप्शन ए की रेशियो 5, बात खत्म। इससे आसान तरीका नहीं है पूरी दुनिया में सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है ना। मेंटली भी किया जा सकता था अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है भाई। टाइम सेम है मेरे दोस्तों, यहां भी टाइम सेम है, यहां पे सेम टाइम में डॉग द्वारा इतनी दूरी चलेगी, सेम टाइम में ट्रेन द्वारा ये दूरी चलेगी, ये टाइम सेम है। तो मेरे प्यारे भाई टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। दो रेशियो अलग अलग बनाने की जगह दोनों रेशियो का डिफरेंस ले लेते हैं भैया, 2 यूनिट है या 3 यूनिट, 1 यूनिट आएगा। अभी ट्रेन यहां से यहां तक गई और मेरे दोस्तों ट्रेन यहां से यहां तक गई मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में। दोनों केसेस में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी का डिफरेंस कितना है? 5, 1:5। ये सवाल का आंसर है, बात खत्म। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 27। अमन ने 1800 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी, ठीक है। पहली कुर्सी 12% लाभ पर, दूसरी कुर्सी 20% लाभ पर बेची। यदि पहली कुर्सी को 20% प्रॉफिट पर, दूसरी को 12% लाभ पर बेचता तो उसे 36 रुपए अधिक प्राप्त होते। दोनों कुर्सी के सीपी का डिफरेंस ज्ञात करें। सीपी का डिफरेंस, हालांकि सवाल में साफ साफ दिखाई दे रहा कि 8% की वैल्यू 36 है, तो 1% 450, 100% 450। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। बिना कलम उठाए सवाल किया जा सकता है। आप बोलोगे सर कैसे, हमें तो पल्ले नहीं पड़ा। अमन ने 2 कुर्सियां खरीदी 1800 रुपए में, फर्स्ट और सेकंड नाम देते हैं मेरे दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड, क्लियर है। बोला क्या गया, बोला गया है पहली कुर्सी को 12% के प्रॉफिट पर और दूसरी कुर्सी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, 20% के प्रॉफिट पर। अगर उसने पहली कुर्सी को बेचा 20% प्रॉफिट पे और दूसरी कुर्सी को बेचा 12% के प्रॉफिट पे, तो उसे 36 रुपए एक्स्ट्रा मिलते, पहले से 36 रुपए एक्स्ट्रा मिलते मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपसे पूछा दोनों कुर्सी के सीपी का डिफरेंस, दोनों कुर्सी का सीपी नहीं पूछा, दोनों कुर्सी के सीपी का डिफरेंस पूछा है। तो भाई इन दोनों केसेस में डिफरेंस ही तो बनाना है। अबे पहले केस और दो अलग अलग केस दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों केसेस में डिफरेंस ही तो देखना है मेरे प्यारे भाई। पहली कुर्सी का जो प्राइस है 12 से 20 हो गया, 8% बढ़ गया। पहली कुर्सी को मेरे दोस्तों आपने 8% ज्यादा में बेचा और दूसरी कुर्सी को आपने भी पहले 20% में बिक्री थी, 12% प्रॉफिट में 8% कम में बिका, यानी कि डिफरेंस ही तो आएगा, +8 है -8 है, यानी कि दोनों कुर्सी के सीपी के डिफरेंस का 8% ही तो 36 रुपए है। 8% 36 रुपए, तो 1% कितना है? 4.5। 36 को 8 से भाग देंगे 4.5। 100% कितना है? 100 से गुणा कर दो, 450 रुपए आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में ही बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। ओके भाई, सवाल नंबर 28 बहुत प्यारा सवाल है। देखिए जो ऐसे ऐसे फिक्स टाइप के सवाल होते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है ना मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, उसमें मैं फिक्स टाइप के सवालों की शॉर्ट्स बनाता रहता हूं। आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। जैसे मैंने वहां पे ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, अगर कोई बच्चा देखता तो तुरंत कर लेगा इस सवाल को कि 2 सालों के लिए प्रति वर्ष समान ब्याज दर पर 80,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 रुपए है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में जो 98 रुपए है ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहां पर एक प्रिंसिपल दिया हुआ 80,000 रुपए, आपसे पूछा ब्याज की दर। अगर आपको 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस दिया है मेरे प्यारे भाई, आपको प्रिंसिपल दिया, तो ब्याज की जो दर होगी रेट परसेंट, वो डायरेक्ट शॉर्टकट है √D/P। दिस इज द डायरेक्ट कंसेप्ट, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी है, बट डिफरेंस कितना है? 98 रुपीज का। प्रिंसिपल कितना है? 80,000 रुपीज, ठीक। बताओ किससे चला जाएगा? ये 2 से 49 और ये 2 से 40, 49 का √ 7 और 40,000 का √ 200, ये 7/200 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये आइए परसेंटेज फ्रैक्शन में वैल्यू, परसेंटेज में कन्वर्ट करना इनटू 100, तो 7/2 3.5% आ जाएगा। 3.5% इस सवाल का आंसर है, जो कि ए ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमने अपनी शीट में भी डाला हुआ है, सेकंड शीट में। किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस का 9/8 है, 3% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने % की छूट दी जानी चाहिए? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। हालांकि आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, CP/MP = 100 - D/100 + P, या बेसिक से भी हो जाएगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 9/8 है। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है
कि अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस 9 है। मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस का 9/8 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस 9 है। बोला 3% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना डिस्काउंट देना चाहिए। कॉस्ट प्राइस है 8, अगर 8 पे मुझे 3% का प्रॉफिट कमाना है, 8 का 3% क्या होता है, 8 24.24, तो सामान कितने बिकना चाहिए, 8.24 रुपए में बिकना चाहिए। अगर 8 रुपए के सामान पे 3% का प्रॉफिट कमाना है तो सामान 8.24 में बिकना चाहिए। अब 9 रुपए का सामान अगर 8.24 में बिकोगे तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, माइनस करेंगे 0.76 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 9 पर। ठीक है भाई, जो 9/72 यानी कि 8% से ज्यादा आएगा सी ऑप्शन। भाई 9 का 8% 0.72 होता है, ये 0.76 है तो 8% से हल्का सा ज्यादा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी देखो कि 9 रुपए पर 0.76 का डिस्काउंट है परसेंटेज में इंटू 100%, 76/9 8% से ज्यादा आएगा। अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने करेंगे जी, कौन करेगा। सवाल नंबर है 30। बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3,90,625 रुपए पर 2 साल में 8% पर एनम के हिसाब से, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तगड़ा लग रहा है भाई क्वेश्चन। सवाल में बोला यह गया है कि 3,90,625 रुपए पर 2 साल का मेरे दोस्तों कंपाउंड टेस्ट कितना होगा 8% के हिसाब से, हाफ ईयरली कंपाउंड। समय 2 साल है, 2 साल का मतलब होता है बेटा 24 महीने। 2 साल का मतलब अपने आप में क्या होता है भाई साहब, 24 महीने होता है। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर 6 चौक 24 महीने। ब्याज 1 साल में 8% है। अगर ब्याज 1 साल में 8% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 4%। ब्याज 1 साल में 8% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 4%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा 4%। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 4,4,4,4 का सक्सेसिव मिलेगा। ठीक है जी। डाटा भी बहुत बड़ा है, 3,90,625 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। कैसे करिएगा, देखो 2 रास्तों से बताऊंगा। एक तो खुफिया दिमाग से, हमारे सवाल के ऑप्शन को देखो 663 से में देखो ये वैल्यू है, यानी कि हर सवाल का डिजिटल सम अलग अलग है। तो पहला तरीका डिजिटल सम। भाई आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल है भाई मल्टीप्लाई n साल का कंपाउंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n -1, यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई। तो अगर आपको यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 3,90,625 है भाई। एक साइकिल में ब्याज कितना है 4%, 6 महीने में 4%, 4% है तो कितना हो जाएगा 100% पे 4% ब्याज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 104%, 1.04। ठीक है भाई 1.04 यही आएगा ना। और पावर 4 है -1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपाउंड टेस्ट आ जाएगा। ठीक है 4% हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 100% पे 4% तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.04, 4 साइकिल है तो पावर 4 -1। ठीक, अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो आप मुझे बताओ डिजिटल सम क्या आएगा। 9 6 3 9, 2 और 5 7। आप मुझे बताओ इसका डिजिटल सम क्या आएगा। यह 4 1 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 मतलब 625 गुणा 5, यानी कि डिजिटल सम क्या आएगा मेरे दोस्तों 6 2 8 5 13 4 4 5 20 2 2 -1 1, यानी कि डिजिटल सम 7। फिर से देख लेते हैं 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 25, यानी कि 7 7 49, यानी कि 4 4 -1 3 आएगा डिजिटल सम, तो 7 21 यानी कि डिजिटल सम आ गया 3। ठीक है भाई समझ में आया कि नहीं। 1 और 4 5, 5 की पावर 4 करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 5 का क्यूब 625 गुणा 5, आप देखोगे 6 2 8 5 13, 13 का मतलब 4 हो गया है भाई। और 4 पंजे 20, 6 2 8 5 13, 13 4 हो गया। तो 5 का क्यूब 125, तभी तो करें गड़बड़ हो रही है मेरे दोस्तों। ठीक है 4 आएगा, 4 -1 3, 7 21, 21 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे 3, 3 डिजिटल सम। अब देखो डिजिटल सम 3 किस ऑप्शन का है, 6 3 9, 6 और 6 12, 6 6 12 यानी कि इसका 3 है। इसका 3 नहीं आएगा भैया, ये तो सेम है 8 4 12 है। इसका डिजिटल सम भी मेरे दोस्तों इसका भी नहीं आएगा। 6 3 9, 6 4 10 8 18, 9 हो गया मेरे दोस्तों।
6 3 9 4 5 9, इसका डिजिटल सम 6 आ गया। यानी कि ए ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, 5 1 6 6 12 3। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सवाल को करने का तरीका है ऑप्शन से, लेकिन ऑप्शन घातक हो सकते हैं अगर आपके ऑप्शन इस तरीके से सिंपल सेट ना किए जाएं। ठीक है भाई, या कभी कभी दिमाग में मेथड आता ही नहीं है, तो सॉल्व अगर ये सवाल करना पड़ जाए तो कैसे सॉल्व होगा। सारे फसाद की जड़ ये वैल्यू है कि ये यहां पे डाटा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको भी सिंपल करके बताऊंगा आपको। आपको पता है कि 4 साइकिल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है? 4 6 4 1। 4 साइकिल के लिए मेरे दोस्तों गोल्डन रेशियो क्या है? 4 6 4 1। ब्याज की दर कितनी है? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बेटा? 1/25। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1/25। अब आप मुझे बताओ 3,90,625 का 1/25 क्या होगा, या फिर मैं इसका 4% निकालूं तो क्या आएगा? ये बताएं जल्दी से मुझे। 3,90,625 का 4% क्या आएगा? 625 को छोड़ो, पहले 3,90,000 का मुझे बताओ। 39 चौका कितना होता है मेरे दोस्तों? 39 चौका 156, 15,600 आ जाएगा। 3,90,000 का 4% 15,600, ये बचा 625। 625 का 4% कितना आ जाएगा? 25। कितना आ गया? 15,625। 4% आपको निकालते चले जाना है। 3,90,625 का 4% निकाला। 3,90,000 का 4% 15,600, 625 का 4% या 625 का 1/25 25 हो गया। अब 15,625 का 4%, 4% मतलब 1/25। 15,625 25 का क्यूब है, 25 क्यूब का 1/25 करूंगा तो 25 स्क्वायर हो जाएगा 625। फिर इसका 1/25 करूंगा 25 आएगा, फिर इसका 1/25 करूंगा 1 आएगा। कैलकुलेशन आसान होती चलेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, और गुणा करके क्या करना है? जोड़ देना है। यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, एंड में 1 आएगा, एंड में 1 आएगा। ये भी हो गया सोचने का तरीका। बहुत तगड़े तरीके बता रहा हूं, बुद्धि ज्यादा लगेगी, सॉल्व करना है वो भी हो जाएगा। 4 गुणा 15 60,000, 625 गुणा 4 2500, 62,500 प्लस 6 की 60 में गुणा 3600 प्लस 25 का 150, 3700 है भाई, 3750 प्लस 25 चौका 100 और प्लस 1 101। सॉल्व करेंगे, यही आएगा मेरे दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है भाई, सवाल का डाटा है 3,90,625 की जगह 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए इतना आसान देता तो पूरी दुनिया कर लेती। अब इस तरीके से दे दिया तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। दोनों तरीके, या तो आप सॉल्व करो या फिर आप डिजिटल सम का कंसेप्ट इस्तेमाल करो, दोनों से आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस चैनल के अलावा हमारे 5 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और है। गगन प्रताप मैथ्स, गगन प्रताप टॉक्स, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। जो बच्चे डेली रिवीजन करना चाहते हैं और ज्यादा समय नहीं देना चाहते यूट्यूब पे, बहुत समय बर्बाद भी नहीं करना चाहते, तो 1-1 मिनट की 3 शॉर्ट्स डेली इस चैनल पर अपलोड होती है, मैथ्स वंडर इन सेकंड, जिसपे मैं केवल फिक्स टाइप के सवाल आपको करवाता हूं। इस पे 1 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे साथ लगभग कनेक्ट होने वाले हैं। आप सभी बच्चे इस चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स कंसेप्ट किंग तो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, और टॉपर गाइडेंस, इस पे अभी टॉपर्स के इंटरव्यू की एक सीरीज भी शुरू होने वाली है। ठीक है ना, आप हमारे सभी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी करवाओ भाई। आ जाओ अगला सवाल, 10 सवाल और बाकी हैं, 30 सवाल हम कर चुके हैं। मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी माइनस से को प्राइम है, बी और बी प्लस ए ये भी को प्राइम है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? अच्छा भाई साहब देखो, ये सब सवाल ना बहुत हाई लेवल के हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि को प्राइम या सहभाज्य क्या होता है। को प्राइम सहभाज्य मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों हो गया 15 और 22। को प्राइम में मत समझने लगना कि प्राइम है, प्राइम का कोई मतलब नहीं। को प्राइम मतलब ऐसी कोई भी दो संख्याएं ले लो मुंह उठा के जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को काटता हो। 15 और 22 को केवल 1 काटता है, यानी कि आपस में को प्राइम है। लेकिन अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं 36 और 84, क्या ये को प्राइम है? नहीं, ये 12 से कटता है, ये भी 12 से कटता है, ये भी 12 से कटता है, तो ये को प्राइम नहीं है। ये वाले नंबर्स को प्राइम है।
सभी को समझ में, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन उभयनिष्ठ ना हो, एक के अलावा कोई संख्या ऐसी ना हो जो इन दोनों को काटे। अब बोला है कि ए और बी दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए और बी माइनस ए को प्राइम है। अच्छा जी, ए और बी माइनस ए को प्राइम है और बी प्लस ए को प्राइम है। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, बी इज प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, ए इज प्राइम, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। अच्छा जी, ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है भाई साहब, ए एंड बी आर को प्राइम। अगर मैं ए और बी की वैल्यू ऐसे ले लेता हूं कि जो को प्राइम है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले ली ए की वैल्यू 5 ले ली और मैंने बी की वैल्यू को 9 ले लिया, देख लेते हैं बात बनती है कि नहीं। अगर ए 5 है तो बी माइनस से कितना आएगा 4, 5 और 4 को प्राइम है, बात सही है। बी की वैल्यू 9 है तो बी प्लस से कितना है, बी प्लस से 14 है, 9 और 14 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल सही है। एक एग्जांपल और लेके चेक कर लेते हैं, कोई फॉर्मूला कंसेप्ट थोड़ी नहीं है बेटे, खोपड़ी हिला देने वाला सवाल है ये है। चलो मैं अगर ए को 7 ले लेता हूं और मैं ले लेता हूं बी को यहां पे 12, तो क्या बात बनती है कि इवन नंबर ले लेते हैं। तो ए 7 है, बी माइनस से 5 है, 7 और 12 माइनस 7 5 को प्राइम है, बी 12 है और बी प्लस से कितना है, बी प्लस से 12 7 19, सी बी को प्राइम है, बिल्कुल सही। यानी कि मैंने दो एग्जांपल देखे और दोनों ही मेरे दोस्तों सेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये होगा बी ऑप्शन। मैंने बी ऑप्शन को ही क्यों पकड़ा, बाकी को क्यों नहीं पकड़े, कि बी ऑप्शन ही बाकी 3 ऑप्शन से अलग है। ठीक है, कुछ स्पेशल है उसमें, ऑप्शन को करके चेक करने वाला सवाल है, प्राइम नंबर में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता है। सवाल नंबर 32, 47:37/50 इंटू 4:1/6 इंटू 24 को सरल बनाएं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं जबकि घबराने लायक सवाल है ही नहीं। 4:1/6 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, पहले इसको लिखो, इसकी गुणा मत करना, 6 चौक 24 1 25/6 लिख सकते हैं। अलग से मत उतारा करो कोने में ले जाके, इतनी इज्जत मत दिया करो इन सवालों की, इज्जत तुम्हारी नहीं हो रही, तुम सवालों की क्यों कर रहे हो। ठीक है भाई, 25/6, 6 से 24 4 बार चला जाएगा, मजा आ गया भाई साहब। 25 चौका हो गया 100, ये 25 चौका 100 हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब 100 की गुणा होगी 47 में 4700 प्लस, अब 25 चौका 100, 100 की गुणा होगी इसमें 50 दूनी 100 हो जाएगा 74, तो 4774 आंसर है, सी ऑप्शन 4774। अब है घोंचुओ, 47 सही 37/50 का मतलब होता है बीच में प्लस का साइन है, प्लस का 47 प्लस 37/50। अब 100 की गुणा करने तो अलग अलग कर दो ना, इसमें 100 गुणा 4700, इसमें 100 से गुणा करेंगे 74, दोनों को जोड़ दिया 4774 आंसर। मुश्किल नहीं है सवाल, केवल देखने में भयानक है। 33वां, द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी पूछता तो 9999 आ जाता। लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर्स, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब वे संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, या तो 1 से कटे और खुद से कटे, किसी और से ना कटे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है अभाज्य 9973। आप बोलोगे सर आपने तो रट रखा है, हम कैसे करें हैं, रोना शुरू कर दोगे। हाँ भाई साहब, रट रखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अपनी डायरी निकालो या स्क्रीनशॉट ले लेना मोबाइल में। आपसे पूछे दुनिया में सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। दुनिया में सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, लेकिन 2 इवन नंबर भी है। अगर पूछे दुनिया में सबसे छोटा ऑड प्राइम, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है 3। 2 भी प्राइम है लेकिन 2 इवन नंबर है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है 3। पूछेगा 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। बोलेगा लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। बोलेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। ठीक, बोलेगा लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। आप बोलोगे हाँ सर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 4 अंकों की
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। ठीक है। पूछेगा 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर है ये, सॉरी 6 अंक लिख दिए मैंने, 1 1 2 3 7, 10,007। बोलेगा लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 99991। ये सारी जानकारी है, ये एक समझदार बालक को याद होनी चाहिए, इसको रट लीजिए। हालांकि आप ऑप्शन से हर एक ऑप्शन को चेक करके कर सकते हो किससे कट रहा किससे नहीं, लेकिन अगर जैसे सपोज ये नंबर 89 से कट रहा होगा तो मैं कैसे चेक करूंगा 89 से कट रहा होगा, है ना। तो भाई वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पेपर में अगर पूछेगा तो इन्हीं के अंदर पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, ये चारों ही सवाल इस बार पूछे गए, चारों ही सवाल, ये चारों ही। 4 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10007, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99991। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मुझ पर विश्वास रखिए और इसको याद कर लीजिए। अगर ये, हालांकि और किसी पेपर में अभी तक ये नहीं पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मतलब अलग अलग शिफ्टों में चारों पूछ लिया, लेकिन आने वाले अपकमिंग एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, गारंटी मेरी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर होगा आपके सामने यहां पर 34 बनाएं। यदि ए बी सी डी और ई अलग अलग प्राइम नंबर हैं, ए बी सी डी और ये प्राइम नंबर से बड़ा प्यार है दिल्ली पुलिस वालों को, ठीक है, लग रहा है उनका प्राइम खो गया है। ए बी सी डी ई अलग अलग प्राइम नंबर है और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है एन इवन प्राइम नंबर, एन इवन नंबर, सॉरी, एन इवन प्राइम नंबर, एन ऑड नंबर, एन ऑड प्राइम नंबर। 4 ऑप्शन आपके पास है, करिए। बोला है ए बी सी डी ई अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है भाई, और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये पांचों संख्याओं को जोड़ के ऑड नंबर आ रहा, और ये ए बी सी डी अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। चलिए, तो आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब सपोज मेरे प्यारे भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, जो मेरे दोस्तों इवन भी है, और ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड होते हैं ना, 2 के बाद क्या आएगा, 3 5 7 11 13 17, ठीक है ना, 19, इस तरीके से। अगर सपोज मैंने एक नंबर को 2 ले लिया, 2 ले लिया, 2, तो बाकी सारे ऑड होंगे, बाकी सारे ऑड होंगे, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा। मुझे बात पता है कि ऑड में ऑड जोड़ के इवन हो जाएगा, ऑड जमा ऑड इवन, ऑड जमा ऑड इवन, और ये इवन है, ये भी इवन नंबर होगा, ये भी इवन नंबर होगा, ये खुद इवन है, तो इवन नंबर को जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल तो जोड़ेंगे इवन ही आएगा, ऑड तो आएगा नहीं। इसका मतलब यह हो कि यहां पे कोई भी नंबर 2 नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे कोई भी नंबर 2 नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे जो होंगे ये ऑल ऑड प्राइम होंगे। ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो ऑड प्राइम नंबर होंगे मेरे दोस्तों। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। जब ऑड प्राइम नंबर होंगे तो पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों को जोड़ के क्या आएगा ये पूछा है, इन चारों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आएगा। अब ऑड नंबर को अगर मैं 4 बार जोड़ूंगा, ऑड प्लस ऑड इवन प्लस ऑड इवन, यानी कि इवन नंबर आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? इवन नंबर आएगा। इवन प्राइम तो आ नहीं सकता, इवन प्राइम का मतलब है 2। अब इन चारों को जोड़ के 2 थोड़ा ना आएगा, इवन प्राइम नंबर नहीं आएगा, ऑड प्राइम नंबर भी नहीं आएगा, तो एक इवन नंबर आएगा, पहला ऑप्शन। ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। खतरनाक सवाल है भाई साहब, लॉजिक लगाना खोपड़ी हिला देगा सवाल, लंका लगा देगा बालकों की। 35वां सवाल करेंगे, ठीक है। चलो, नंबर सिस्टम से छुटकारा मिला, परसेंटेज आया है। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है,
बैग में 20% चावल डाला जाता है, उसके बाद 10% निकाला जाता है, फिर 15% वापस बैग में डाला जाता है, फिर 25% बैग से निकाला जाता है। अब बैग का वजन ग्राम में कितना है? ऑप्शन आपके सामने है। बेसिक सवाल है सक्सेसिव का, ठीक है ना। मुझे पूरा सॉल्व करना है नहीं तो मैं ऑप्शन से करूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, लियो बैग में 20% चावल डाला जाता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/5। 1/5 का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 6/5। बैग में 6 ये हो गया चावल, 20% डाला, फिर 10% निकाला। 10% का मतलब 1/10। 1/10 चावल निकाला तो कितना रह जाएगा? 9/10 मल्टीप्लाई। फिर 15% वापस बैग में डाल दिया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। 3/20 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 23/20 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर 25% बैग से निकाल लिया जाता है। निकाल लिया जाता है यानी कि माइनस हो गया बेटा। 25% 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये अपन को कैलकुलेशन करनी है, तब जाके आपका आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। 20 पंजे 100 से 2 जीरो कट जाएगी। 10 चौक 40, 40 47 जाएगा 1.2। ठीक है, यहां से कोई 5 तो बनेगा नहीं, यानी कि दशमलव के बाद एक ही डिजिट आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं है। डेसिमल जरूर आएगा, ये भी नहीं है। बच गए 2 ऑप्शन। जब 2 ऑप्शन बच गए, अब यहां पे 9 आ रहा है तो आंसर 9 से कटने वाला होगा। 9 से 7 2 9, 4 4 8 1 9। ये पहला ऑप्शन 9 से कट रहा है भाई साहब, पहला ऑप्शन 9 से कट रहा आंसर हो सकता है ये वाला ऑप्शन। 7 2 9, 4 4 8 3 11, ये 9 से नहीं कट रहा, आंसर है पहला ऑप्शन। सॉल्व करना तो मेरे को आता ही नहीं, इतनी लंबी गुणा की नहीं हमने आज तक, ठीक है भाई। 35वां सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। हालांकि इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, 10% मात्रा निकाल दी तो 9 का मल्टीपल चेक करना चाहिए था आपको सबसे पहले। सरल बनाएं, आदमी की जिंदगी कठिन है, एग्जामिनर कहता है सरल बनाने को, यही दुनिया का नियम है। 6.1 इंटू 6.1 इंटू 6.1 है, इतना 6.1 करेगा भाई। यहां पे दशमलव लगाना भूल गया हमारा टाइपिस्ट जी। करे भाई साहब, सवाल का आंसर आ गया 5.1। क्या मैं ठीक हूं? बिल्कुल। जानते 3 बार गुणा करेंगे, 6.1 गुणा 6.1 गुणा 6.1 है, 6.1 का क्यूब है माइनस 1। 1 मतलब 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। 6.1 की 2 बार गुणा, 6.1 का स्क्वायर प्लस 6.1 प्लस 1, 1 मतलब 1 स्क्वायर। आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी मतलब इन दोनों की गुणा करूंगा 6.1 ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे, क्या बचेगा मेरे दोस्तों? ए माइनस 1, और ए माइनस 1 ही आपका 5.1 है, ये आंसर हो जाएगा। ये इतने फिक्स टाइप के सवाल हैं कि खुद ही आके बोर हो चुके हैं, तो ऐसे सवालों के पैटर्न को आपको देखते ही पकड़ लेना है, लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए जी स्टूडेंट्स। सवाल नंबर है 37 आपके सामने। चलो कुछ अलग से चैप्टर का सवाल आया, टाइम एंड वर्क का, बनाएं। पढ़ो, सोचो, समझो और जवाब दीजिए। पी और क्यू क्रम से 30 और 45 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। पी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, क्यू उस काम को 45 दिन में कर सकता है। पी काम शुरू करता है, 5 दिन तक अकेले काम करता है, फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है, वो 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, 6 दिन तक। उसके बाद पी चला जाता है, उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग क्या है? द पार्ट ऑफ वर्क लेफ्ट एट दैट पॉइंट इज। जब पी छोड़ के चला गया तो बताओ उस टाइम पर कितना काम बाकी है। चलो मेरे प्यारे भाई, 30 और 45 कैल्शियम 90 होता है, मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 90 है, तो पी की एफिशिएंसी 3 है। पी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, क्यों एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। पी ने काम शुरू किया और पी ने 5 दिन तक अकेले काम किया। पी ने, किसने? पी ने। पी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 5 दिन में कितना काम करेगा? 15। उसके बाद क्यू भी जुड़ गया, 6 दिन तक साथ में काम किया दोनों लोग ने। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? पी और क्यू, 3 और 2 5, पी 3 यूनिट काम करेगा, क्यों 2। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, 6 दिन में कितना काम करेंगे? 30। तो यानी कि 90 में से 45 यूनिट काम हो गया, तो 45 बाकी है, 45 वर्क बाकी है मेरे प्यारे भाई।
आपसे पूछा बताओ कितना काम बाकी है। टोटल 90 है, 90 में से करने के लिए 45 बाकी है, आधा यानी कि 0.5। सी ऑप्शन कुछ मुश्किल नहीं, इस सवाल में डाटा भी इजी है। हटाओ। सवाल नंबर 38, ये फिर से प्राइम नंबर टपक गया। जहां आया प्राइम नंबर वैसे ही बच्चों के घुटनों में दर्द हो जाता है। लेकिन सवाल में कोई फॉर्मूला तो लगता नहीं है, कुछ सूत्र ऑप्शन से होते नहीं है, सवाल बुद्धि लगानी पड़ती है। मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि n का जो इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है, वो प्राइम है। n के सभी अंकों का गुणनफल भी प्राइम है, 3 अंकों का गुणनफल भी प्राइम है। n की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, n के संभावित मान कितने। एक कांस्टेबल वाले बालक से अगर ऐसा सवाल पूछोगे तो वो तो लठ लेके एग्जामिनर को मारेगा ही ना। सबसे पहली बात तो समझो कि जैसे अगर कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानते हैं आप, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे। अगर कोई प्राइम नंबर n है तो n या तो 1 से भाग होगा या n से भाग होगा, कोई तीसरे नंबर से भाग नहीं होगा। अब एक पॉजिटिव नंबर है मेरे प्यारे भाई n, 3 अंकों का, उसमें 3 अंक है मेरे प्यारे भाई। n एक 3 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है, n का इकाई अंक प्राइम है, n के इकाई अंक प्राइम है। जब n का यूनिट डिजिट प्राइम है तो इसका मतलब n का मान या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है। यही हो सकता है n का मान। n के सभी अंकों का गुणनफल भी प्राइम है, ये लाइन बच्चों को परेशान करेगी। n के सभी अंकों का गुणनफल भी प्राइम है। n की पॉसिबल वैल्यू की संख्या क्या है? अब देखो मेरे दोस्तों, अगर सपोज ये 2 है, ठीक है ना, तीनों अंकों का गुणनफल भी प्राइम होना चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई, जब मैं 3 अंकों का, जैसे नंबर ये बन गया x, y और 2, जब मैं इन तीनों अंकों का गुणनफल करूंगा, अगर x का भी कोई फैक्टर बन रहा होगा, y का भी कोई फैक्टर बन रहा होगा, तो 2 का भी फैक्टर बनेगा, तो यानी कि तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। अगर x का भी कोई फैक्टर बन रहा होगा, y का भी कोई फैक्टर बन रहा होगा, 2 का भी कोई फैक्टर बन रहा होगा, तो 3 फैक्टर बन जाएंगे। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होने चाहिए भाई। एक तो मेरे को पता है 2, यानी कि बाकी नंबर मेरी मजबूरी है 1 और 1 लेना, और मैं कुछ ले ही नहीं सकता। 1, 1, 2 ये नंबर आएगा, अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो 2 और 2 प्राइम नंबर बनेगा। 1, 1, 3 तीनों की गुणा करूंगा, 1 गुणा 1 गुणा 3, 3 आएगा और 3 प्राइम नंबर होगा। अगर मैंने यहाँ पे 1, 1 के अलावा सपोज कोई और नंबर ले लिया, 2 ले लिया, सपोज मैंने 2, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 6 आएगा, और 6 तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। मेरी मजबूरी है कि इन दोनों को 1, 1 ही लिया जाए, जिससे कि एक फैक्टर 1 बचेगा और एक जो आपने लिया है, यानी कि जो चारों नंबर हैं वो ये हैं, और ऐसी 4 वैल्यूज पॉसिबल है। समझ में आई बात? इनका यूनिट डिजिट प्राइम है, इनकी गुणा करो, 7 आएगा प्राइम नंबर, गुणा करो 5 आएगा प्राइम नंबर, गुणा करो 3 आएगा प्राइम नंबर, गुणा करो 2 आएगा प्राइम नंबर। ठीक है जी, समझने वाले समझ गए, जिनको नहीं समझ में आए छोड़ दो, आउट ऑफ द सिलेबस है। सवाल नंबर 39, एक वस्तु का टैग प्राइस, टैग प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 250 रुपया है। टैग प्राइस पर x% की छूट के बाद दुकानदार 1.25x% का प्रॉफिट कमाता है, 1.25x% का। यदि x 10 है तो वस्तु का सीपी क्या है? ये फर्जी खींच रहा है, फर्जी पागल बना रहा है। x की वैल्यू 10 है, जब x की वैल्यू 10 है तो यहां लिख क्यों नहीं देते 10 हैं? लिखने में कैसी शर्म। 10% की छूट देने के बाद 1.25x% का प्रॉफिट कमाता है, x का मान 10 है। अब 1.25 का 10 गुना कितना होगा? 1.25 का 10 गुना होगा 12.5, 12.5%। सीपी क्या है? 10% की छूट दी, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। सीपी आपसे पूछा है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस पे 12.5% 1/8 प्रॉफिट हुआ, सामान बिका कितने में? 9/8 में। मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया, 1/10, सामान बेका कितने में? मार्क प्राइस के 9/10 में। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 8/10, 8/10 का मतलब 4/5। आप यहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मार्क प्राइस 250 रुपए, 5 किलो 250 रुपए 50 गुना, कॉस्ट प्राइस भी 4 की वैल्यू 50 गुना,
4 का 50 गुना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 200 रुपए, 200 रुपीज ही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे भगवान का नाम लेके, लास्ट सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 40। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, जो जब से दुनिया बनी है, जब से चैप्टर बना है, तब से लगातार पेपर में आ रहा है और आता रहेगा। रमेश 25 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है तो उसे 9 मिनट की देरी होती है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब स्कूल जाता है, 30 की स्पीड से, तो 9 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बताओ। देयर इज ए डायरेक्ट कंसेप्ट, मैं आपको बता चुका हूं कि अर्ली लेट वाला सवाल है। आप रेशियो से भी कर सकते हो, पर फॉर्मूला मुझे ज्यादा पसंद है। डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2, पहले 25 की स्पीड, अब क्या कर दी 30 की स्पीड, अपॉन S1 डिफरेंस S2 स्पीड में कितना डिफरेंस है 5, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। अभी पहले 9 मिनट की देरी थी, अब 9 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम में डिफरेंस 18 मिनट रहा। ये देरी है, ये जल्दी है, फर्क है। 9 मिनट की देरी, 9 मिनट पहले, टाइम में डिफरेंस है 18 मिनट। लेकिन मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 60 से भाग करेंगे। कि आंसर आपसे जो पूछा है वो किलोमीटर में पूछा है, ठीक है भाई। स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम मिनट में नहीं ले सकते, उसको भी आवर में लेना पड़ेगा, इसलिए 60 से भाग देंगे, ठीक है। 30 दूनी 60, ये 2 नाम 18 और ये 5 पंजे 25, यानी क्या आएगा 5 नाम 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी है, इतनी ज्यादा दूरी पर बच्चा स्कूल जाता है, और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टॉप 40 सवाल। मैंने टॉप 80 क्वेश्चन छाटे हैं, टॉप 80। ये पहला पार्ट है, अभी पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको बचे हुए 40 और अच्छे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सवाल में करवाऊंगा। अभी यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है, 60,000 वैकेंसी उसमें आई है। तो यूपी पुलिस का पेपर जिन भी बच्चों को देना है, वो इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, कि यूपी पुलिस के पेपर में कुछ ना कुछ सवाल यहां से डायरेक्टली चेपे जरूर जाएंगे, ठीक है जी। जिन बच्चों ने सिलेबस पूरा कर लिया है, वो चाहते हैं कि हर तरीके का सवाल हमें किसी किताब में लिखा हुआ मिल जाए, हर टाइप का, और हम उसका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें। तो एडवांस के क्लास नोट्स और अर्थमेटिक के क्लास नोट्स आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर करके रिवीजन कर सकते हैं, अपने पास रखो, ठीक है। उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी हर टाइप के सवाल का रिवीजन करने में, अच्छे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है भाई। चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे। अगर आपको पसंद आया है वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो भाई। खासकर जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की, राइफलमैन की, जीडी की, हवलदार की, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है।